आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि किसी को मिलता नहीं और जिसे मिलता है वो एकदम बोर हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता है। जुन के पीछे पड़ गई रहती है दो बहनें और वो भी दोनों ट्विंस, दोनों एकदम सेम दिखती है और सब चीज़ सेम भी है उन दोनों का। तो यहाँ जुन बहुत ही ज़्यादा ठरकी तो नहीं बोला जा सकता है, मगर वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का बच्चा रहता है। मगर जो दोनों बहनें रहती हैं उनमें से एक बहुत ज़्यादा ठरकी रहती है। अब तुम लोग को ये पता लगाना है कि उनमें से ठरकी कौन है, क्योंकि यहाँ पे कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। जुन के पड़ोस में दो नई लड़कियां आती है जिनका नाम रहता है रूमी और नाओरी। तो ये दोनों ट्विन रहती है। रूमी इनमें से बड़ी रहती है और नाओ छोटी वाली रहती है। यहाँ पे जुन भी आता है, उसकी मॉम उसका इंट्रोडक्शन देती है और फिर जो दोनों लड़कियां रहती है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो यहाँ पे हमें रूमी की आवाज में बताया जाता है स्टोरी कि उसी दिन से वो जुन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो दिन भर दिन उसके प्यार में और भी ज्यादा पागल होते जा रही थी। मतलब दिन भर दिन रात सब ख्याल उसी का आ रहा था। तो एक दिन जब वो कमरे में आती है तो देखती है कि नाव और जुन दोनों एक साथ है और दोनों किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं। तो नाव पढ़ने में अच्छी रहती है मगर रूमी को उतना कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट रहता नहीं है पढ़ने में। तो उसका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाता है कि यार ये दोनों इतने क्लोज क्यों हैं। फिर वो भी आ जाती है, बैठ जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन उसे कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा होता है। और यहाँ तो वो दोनों लगातार बकर बकर करते जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते जा रहे होते हैं। लेकिन जुन भी समझ गया था कि यहाँ पे रूमी को कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन वो आती है, उसकी मॉम से कहती है कि आखिर वो कहाँ पे है, मतलब काफी दिन हो गए हम लोग मिले नहीं एक दूसरे से और वो निकल भी नहीं रहा है। तो उसकी मॉम कहती है जुन की, अच्छा वो पढ़ाई का कीड़ा है यार, उसके अंदर जाओ तुम लोग, जाके उसे उसके रूम से बाहर निकालो, तभी मुझे लगता है कि वो अपने रूम से बाहर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। असल में वो इन दोनों में कुछ नोटिस करती है मगर इन दोनों को वो कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि क्या उन्होंने नोटिस कर दिया। तब तक जून आता है और कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, अपने हेयर स्टाइल चेंज किया है ना। तो वो लोग कहती है कि हाँ हमने हेयर स्टाइल चेंज किया, मगर तुम ये बताओ कि तुम घर से निकलते क्यों नहीं हो, तुम घर में ही क्यों रहते हो, हम लोग कितने दिन से नहीं मिले थे, हम लोग सोच रहे हैं कि चलो आज चलते हैं बाहर, कहीं घूमा जाए, खेला जाए, कुछ मजा किया जाए। जून कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसमें हेयर स्टाइल बदलने वाली क्या बात है। तो फिर से दोनों उसे डांटती और कहती है कि चुपचाप चलते हो या फिर नहीं खेलने के लिए। तो वो चलने लगता है और यहाँ पार्क में वो लोग बैठे हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि जो नाव की दोस्त रहती है वो उसे यहाँ पे बुला लेती है, तो वो साइड में चली जाती है और फिर ये दोनों को अकेले में टाइम मिल जाता है। तो दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं मगर नाव यहाँ पे देखती है कि रूमी और जुन दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब रहते हैं, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, जो कि दोस्ती से बहुत ज्यादा आगे तक दिख रही होती है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जब रूमी बैठी हुई रहती है तो कुछ लड़कियां आती है और बताती है कि तुम्हारी जो बहन है ना नावरी, उसे कुछ लड़कियां मिलकर परेशान कर रही थी। तो रूमी कहती है कि कोई बात नहीं, उसे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी उसे कुछ भी बोले तो। लेकिन तभी वो लड़कियां बेइज्जती करना शुरू कर देती है नावरी की कि हाँ हमें भी लगता है कि इसमें नावरी की ही गलती होगी। और वो बिना मतलब कि नावरी को बोलना शुरू कर देती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि उसी की गलती होगी। तो यहाँ पे रूमी अपने मन में सोच रही होती है कि नावरी जो है वो बहुत ज्यादा ही शांत रहती है और बहुत ज्यादा अकेले रहना उसे पसंद है। उसे कोई भी कुछ भी बोल देता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसे क्या बोल रहा है या फिर कोई उसे कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपने में रहती है, मस्त रहती है। तो फिर वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि जाके नाव से माफी मांगो, मगर वो लड़की नहीं मांगती और भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कुछ हल्ला गुल्ला होता है और वो जब क्लास में जाती है तो देखती है कि यहाँ पे जून रहता है, नाव रहती है और साथ ही साथ वही लड़की रहती है। तो वो जो लड़की है वो माफी मांग रही होती है नाव से और ये सारा काम कोई और नहीं बल्कि जुन ही करवा रहा होता है। उस दिन वो और जुन के प्यार में गिर चुकी रहती है। लेकिन फिर जुन कहता है कि तुम भी अंदर आओ और रूमी को बुलाता है और वो लड़की फिर रूमी से भी माफी मांगती है। और उस दिन उसे पता लगा कि जो जुन है वो बहुत अच्छा इंसान, एकदम पीस मेकर वाला इंसान है। और वो आगे चलते चलते और भी धीरे धीरे क्लोज जा रही होती है मगर अपने मन से। मगर फिर वो मिडिल स्कूल में जाती है तो दूर हो जाती है। अब मिडिल स्कूल में क्या होता है कि नाव जुन के ज्यादा करीब रहती है, क्योंकि नाव और जुन का क्लास दोनों मतलब सेम ही रहता है। और रूमी जो कि उनके क्लास से अलग हो चुकी थी, अब उसे काफी ज्यादा मतलब टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो जुन है उससे दिन बर दिन बिछड़ता जा रहा है और छिनता जा रहा है। और अब तो स्कूल भी खत्म हो जाएगा, फिर कॉलेज शुरू हो जाएगा। सो और दिक्कत वाली बात है, जो पहले नावरी जो छोटी थी किसी से बात नहीं किया करती थी, अब वो बहुत ही बोल्ड हो चुकी है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज ये जाती है शॉपिंग पे, किसी और के साथ नहीं बल्कि इसी के साथ। फिर वो कहती है कि चलना पार्क में बैठते हैं, मजा आएगा। तो वो उसे जबरदस्ती खींच के ले आती है पार्क में बैठाने के लिए। और ये सोच रहा होता है कि यार ये पार्क में क्यों लेके आई है, इतना रात है और इतना अंधेरा, बताओ कोई है भी नहीं यहाँ पे, हम लोग आखिर यहाँ पे करेंगे क्या। लेकिन इसके दिल में तो खलबली मच रही होती है, रूमी के दिल में खलबली मच रही होती है। रूमी यहाँ पे कन्फेस करना चाहती थी, वो पूछना चाहती थी और फिर फाइनली वो खड़ी हो गई रहती है बहुत ज्यादा शर्माने के बाद। यहाँ पे जुन भी एकदम शांत हो गया था और फिर वो पूछती कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। ये सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या बोल रही है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि हाँ जरूर। दोनों बहुत खुश होते हैं। जैसे वो घर पहुंचती है तुरंत ही नाव को इसके बारे में बताती है कि मैंने उसे डेट करना शुरू कर दिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
तो नाव जब ये बात सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि उसकी जो दीदी है उसने जुन को डेट करना शुरू कर दिया, और कहती है कि अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम लोग मुझे बताना। लेकिन यहाँ तो ये लोग अपना ही डेट पे जा रहे होते हैं, हर दिन ये लोग नए डेट पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे के साथ में मज़ा करते हैं। फिर से हमें रूमी की आवाज़ में ही बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और एक दिन वो अचानक से मतलब आ जाती है और ये चुपचाप बैठ के किताब पढ़ रहा था, मगर ये बंदा इतना ज़्यादा ठरकी रहता है ना कि उसे अपने पास खींच लेता है। वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा तो। मगर ये कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सब चीज संभाल लूंगा। और फिर धीरे धीरे करके वो उसे अपने और भी ज्यादा क्लोज ला देता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर जोर से वो किस कर देता है। ऐसे आगे हमें दिखाया जाता है कि इसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और फिर ये सोच रही होती है कि यार मेरी बहन तो पागल है, छोटी सी पागल है, इसे तो कुछ घंटा समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि उसके पास चली जाती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुन के तो जुन भी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन वो कहती है कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मुझसे अब ये और ज्यादा नहीं हो पाएगा, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। अब जुन भी एकदम हैरान हो चुका रहता है। अब नाव के पर्सपेक्टिव से हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस दिन जब नाव चुपचाप किताब पढ़ रही होती है तब वो लड़कियां आती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। अब नाव एक ऐसी लड़की रहती है जो काफी इंट्रोवर्ट थी और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या बोलता है क्या करता है, बिल्कुल नहीं। वो चुपचाप बस अपना काम करती है, लोग ही इसे आके परेशान करते हैं, मगर ये कुछ करती भी नहीं है और लोग हमेशा इसे गलत समझ लेते हैं। ये इसकी मतलब बहुत पहले से प्रॉब्लम है। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारी रूरी है उसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, रूमी को सब पसंद करते हैं। मगर फिर उस दिन जब जुन ने उसकी मदद की थी, उस दिन मतलब इसे ऐसा लगा था कि हाँ, दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो मेरे लिए मतलब मेरे लिए स्टैंड लिया है, जिसने पहली बार मेरे लिए हक की आवाज उठाई है। मगर फिर मिडिल स्कूल में जाते जाते इसे इतना तो पता चल ही गया था कि जो इसकी दीदी रूमी है वो पसंद करती है जुन को। लेकिन फिर भी ये एकदम ऐसे एक्ट करती थी जैसे कि इसे कुछ नहीं पता हो, क्योंकि वो कभी कभी मिलने आया करती थी। वो दूसरे क्लास में थी फिर भी उससे मिलने आया करती थी, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है। और कोई ऐसे ही मिलने के लिए नहीं आता है, या फिर कोई ऐसे ही बिना वजह के किसी से बात नहीं करता है। और वो हमेशा बात किया करती थी और काफी ज्यादा शर्मा भी जाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ये सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर उस दिन दीदी ने मुझसे बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि मुझे उस दिन कुछ दुख नहीं हुआ, लेकिन ना मुझे ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ना मुझे दुख हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, अगर तुम्हें कोई चीज जाननी हो या फिर कुछ करना हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे भी इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, वो बहुत अच्छा है। फिर मैं कमरे में गई और मुझे बहुत ज्यादा मतलब रोना आ गया अंदर से, क्योंकि पसंद तो मैं भी उसे करती थी, मगर मैं उससे क्या बोलूं। अब मैं यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ जुन है, मैं इसमें से किसे बोलूं। वैसे भी दोनों की जोड़ी है बहुत ज्यादा बढ़िया, और दोनों डेट पे भी काफी जाते थे, तो मैंने तो उसे सजेशन भी दिए थे बहुत सारे डेट्स के कि ऐसे ऐसे जाना है डेट पे और सारी चीजों का। क्योंकि देखो, जो दोनों की जोड़ी अच्छी है, जो जुन है वो एकदम किताबी कीड़ा है, ऊपर से जो मेरी दीदी है वो आज नेचर में जीने वाली है, मतलब प्रेजेंट में जीने वाली है। पता नहीं वो दोनों डेट पे जाते होंगे तो क्या क्या बात करते होंगे। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे रूमी उसे बताती है कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। ये सुन के तो नाव एकदम हैरान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, आखिर इसने ब्रेकअप क्यों कर लिया। तभी रूमी कहती है कि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर मैंने ये क्यों कर लिया, बस मुझे लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों एकदम उदास हो गए रहते हैं। जुन से भी पढ़ाई नहीं हो रही होती, वैसे तो वो पढ़ने में काफी अच्छा होता है, मगर वो चुपचाप किताब खोले हुए था और इधर वो लोग भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। आज सभी लोग बारबेक्यू कर रहे थे। असल में दोनों की फैमिलीज मिलके हमेशा बहुत दिनों से बारबेक्यू कर रही होती है। तो रूमी और जुन के जो फादर रहते हैं वो दोनों कार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ वो पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कार पसंद है बेटा, यहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं जुन से। तो जुन यहाँ पे बोल देता है मुझे तो अंकल मस्टैंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये लोग तो लड़कियों वाली बातें कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं जुन के और कहते हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो ना, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें वो बेकार सी गाड़ी पसंद है, हाँ तुम्हें कोई और गाड़ी नहीं पसंद आती है क्या। और फिर वो काफी गुस्से में रहते हैं और ये कहता है कि नहीं मुझे तो वही गाड़ी पसंद है। और वो कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम किसी और के बेटे हो। और ये कहते हैं तुम्हारे मेरे विचार तो मिलते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी नाव रहती है वो तो भाग के इनके पास में आ जाती है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा कार के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ सारी लेडीज हंसने लगती है कि वो लोग क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। और फिर रूमी कहती है कि डैड को बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा बंदा मिला है जो कि बिल्कुल उनकी तरह सोचता हो। तब ये कहती है कि दीदी आप तो बिल्कुल एकदम बड़े लड़कियों की तरह बात कर रही है, मॉम की तरह। और फिर इसे याद आता है कि किस तरीके से इसने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, मगर ये सब करने के पीछे उसका एक रीजन है रूमी का। और वो रीजन ये है कि वो चाहती थी कि जो हमारा जुन है
वो नावरी को डेट करे। और वो उसे बताती भी है रीज़न उस दिन कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डेट करो। ये सुन के तो जुन भी हैरान हो गया था, मगर फिर वो बताती है कि देखो वो बचपन से तुमसे प्यार करती है और मेरी बहन बहुत ज़्यादा पागल है, उसे पता नहीं है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए या फिर क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं उसके बदले में डिसीजन ले रही हूँ, प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जुन यहाँ पे समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या कर दिया था उसने, क्या ही गलत किया था। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है रूमी को जो कि अब अपने स्कूल जाने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि देखो इस वीक भी हमारे घर में बारबेक्यू होने वाला है और जुन और उसकी फैमिली भी आने वाली है। तो मुझे पता नहीं है कि जुन को क्रैब अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, तो क्या तुम एक काम करोगी, तुम जाकर जुन से एक बार पूछ लोगी क्या कि उसे क्रैब अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है। अब ये लोग तुरंत ही ब्रेकअप के बाद ही हुआ था, मतलब ये वाला सीन जो हुआ था, इसलिए वो सोच रही थी कि क्या मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। फिर उसकी मॉम ये भी कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन एक नंबर की सोने वाली घोड़पड़ास लड़की है, तो तुम्हें ही जाके उससे पूछना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये और भी ज़्यादा सोच रही होती कि क्या यार मुझे ही जाके जुन से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ था और अब ये लोग पूछने के लिए जा रहे हैं। तो वही इसे ये सोच रही होती है, और जब वो उसके घर जाती है तो उसके मॉम डैड बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि वो तो सो रहा है, तुम एक काम करो तुम जाके उसे उठा दो। वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम खुश मिजाज में बोलते हैं कि हाँ यार तुम ही हो एक उसे जो कि उसे उठा सकती हो, वरना तो वो एक नंबर का सोते रहता है, जाओ तुम ही उसे उठा दो। लेकिन जो जुन की मॉम रहती है वो तो पता नहीं अलग ही स्टाइल में बोल रही होती है, शायद उनके कहने का मतलब कुछ और रहता है, मगर ये जो लोग हैं ये कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, उसके डैड मतलब नहीं समझ पा रहे होते हैं। फिर वो आती है कमरे में, देखती है कि ये तो अभी भी सो रहा है एकदम बच्चों की तरह, तो वो उसके पास में चली जाती है और देखती है कि अरे यार कितना ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा है सोते हुए, एकदम प्यारे से बच्चे जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने तो इससे ब्रेकअप कर लिया है। असल में ये करना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी इसने कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा था और ये भी सोचती कि रुको अगर इसने मुझे मतलब देख लिया तो, कि मैं इस तरीके से इसे देख रही हूँ। ऐसे करते करते दोपहर के 1 बजने वाले थे, सुबह से होने वाला दोपहर का 1 बजने वाला है। फिर ये खिड़की खोलती है तो फिर रोशनी से इसकी आंख भी खुल चुकी रहती है जुन की, और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि सुबह सुबह मैं यहाँ पे नहीं कुछ कर रही हूँ, दोपहर हो गई है तो चलो उठ जाओ चुपचाप और जाओ जाके पहले तुम ब्रश कर लो। तो वो कहती है कि तुम आखिर तुम क्या चाहती हो यहाँ पे, हाँ तुम यहाँ पे आई किस लिए हो। तब वो कहती है कि तुम पहले काम करो ना, तुम जाओ अपना मुंह धो लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। तो वो तो चला जाता है और ये यहाँ पे इसके बिस्तर पे लेट जाती है और सोचती है कि नहीं मैं ये बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे डंप नहीं करना चाहिए था, ये मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंदर से पछतावा हो रहा था और गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन फिर ये भी सोचती है कि अगर मैंने उसे डंप नहीं किया होता तो फिर मेरी बहन नाव कैसे खुश रहती। तो बहन के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और जैसे वो आता है तुरंत ही उठ के बैठ जाती है और ऐसे मोबाइल चेक कर रही होती है कि जैसे यहाँ पे ये कुछ कर रही हो। फिर हमारा जुन मुझसे पूछता है तो हाँ बताओ आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, कुछ काम है क्या तुम्हें। तो वो कहती है कि हाँ मॉम ने तुमसे पूछा क्या तुम क्रैब खाना चाहोगे, क्योंकि बारबेक्यू होने वाला है ना इस हफ्ते भी हमारे घर में। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी खा लूँगा, मुझे इससे बिल्कुल ही मतलब नहीं है, मैं जो खाऊँ तुम्हें उससे क्या लेना देना है। तो यहाँ पे वो थोड़ा बोलता है तो ये कहती है कि देखो, मगर अब यहाँ पे रूमी से नहीं रुका जा रहा था, जाहिर सी बात है कि वो लोग इतने दिन से रिलेशनशिप में थे तो अब उससे कैसे रुका जाएगा। वो तुरंत ही चली जाती है और कुछ इससे पहले वो बोलता वो उसे गले लगा लेती है, और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, मतलब एकदम किस करने के कगार पे आ चुके थे। मगर इतनी देर में रूमी को याद आ जाता है कि उसने ये सब जो भी कुछ किया है वो अपनी बहन के लिए किया है, और अगर वो अभी यहाँ पे किस कर लेगी तो सारा चीज़ एकदम खराब हो जाएगा, और जो उसकी बहन का उसके ऊपर ट्रस्ट है वो सब टूट जाएगा। हालांकि नाव को इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, मगर फिर भी रूमी यहाँ पे रुक चुकी रहती है और जुन तो एकदम फ्रीजी हो गया था वहाँ पे। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि नाव की यहाँ पे फाइनली आँख खुल चुकी रहती है। तो सुत उठ के वो आती है मस्त, यहाँ पे देखती है कि अरे ये क्या घर में कोई भी नहीं, और इसके डैड कह रहे होते हैं कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन तो सुबह सुबह ही स्कूल चली गई, जाओ तुम भी स्कूल में क्यों नहीं जाती हो, आखिर तुम यहाँ पे बैठ के क्या टाइम पास कर रही हो। तो यहाँ पे उसके डैड बोलने भी लगते हैं कि जुन ना पता है बहुत कमाल का लड़का, मतलब मेरी और उसकी तो बहुत ज़्यादा बनती है, और यहाँ पे ये सोच रही होती है कि हाँ हाँ बहुत ज़्यादा बनती है। फिर उसे मैसेज आता है जुन का, जो कहता है कि चलो कहीं घूमने चलोगी। तो वो सोचती है कि यार ये मुझे मतलब मैसेज क्यों कर रहा है, मेरे साथ क्यों बोल रहा है घूमने के लिए चलोगी। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है चलो घूमने चलते हैं, और सोच रही थी कि वो अभी अभी ब्रेकअप से मतलब हुआ है ना, तो शायद उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो बचपन के अच्छे दोस्त हैं ना, तो मैं उसकी अच्छी तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो इसलिए इसने हाँ बोल दिया था, लेकिन चेहरे से लग नहीं रहा होता है कि इसने डायरेक्टली हाँ बोला था। आगे हम देखते हैं कि वो उसके घर पे तुरंत ही आ चुकी रहती है और पूरा बन ठन के आई रहती है। तो वो कहता है कि चलो चलते हैं, क्या तुम मूवी देखने चलोगी। तो वो एकदम हैरान में पड़ जाती है कि मतलब इसके जैसे इंट्रोवर्ट बंदा मूवी देखने के लिए कैसे पूछ सकता है। लेकिन ये सारा प्लान तो रूमी का रहता है पहले से ही, उसने नाव और जुन को एकदम सेट करके रखा हुआ रहता है। तो वो कहती है कि ठीक है चलो तुम्हें मूवी देखने चलना है तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ में, और फिर बहुत पास आ जाती है। और फिर क्या था भाई, वो लोग जा रहे होते हैं मॉल में, लेकिन यहाँ जाते जाते ये लोग एक्शन फिगर कर रहे होते हैं, जैसे कार्टून में नहीं किया जाता है, बिल्कुल उसी टाइप का ये लोग हरकत कर रहे होते हैं। और सिर्फ नाव नहीं बल्कि जुन भी कर रहा होता है उसके साथ में। दोनों ऐसा लग रहा होता है कि सही में कार्टून ही यहाँ पे बन चुके हैं। मगर क्या होता है कि सीढ़ी रहती है नीचे, तो वहाँ पर उसका पैर फिसलता है, वो गिरने वाली रहती है एकदम।
तभी जून एकदम हीरो की तरह आके उसे बचा लेता है वहाँ पे, और वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, मैं तो हमेशा करता हूँ ये सब चीज़ें। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो बहुत ज़्यादा तीस मार खान हो। यहाँ पे थोड़ा वो हीरो बनने की कोशिश करता है। खैर, इसके बाद अब इन लोग को जाना भी तो रहता है, तो ये लोग आ चुके रहते हैं मूवी देखने। अब देखो इंट्रोवर्ट बंदा है तो जाहिर सी बात है कि मूवी में इसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होगा ही, लेकिन नाव इस बात को देख लेती है। फिर ये लोग मूवी देख रहे होते हैं तो वो मूवी में पूरा घुस चुका रहता है। फाइनली ये मूवी से बाहर भी निकल चुका रहता है, तो वो कहता है चल ना कहीं शांत जगह पे चलते हैं, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भीड़ है ना। तो वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शांति का जगह रहता है, लेकिन यहाँ पे हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा होता है। और फिर यहाँ पे ये बहाना बनाने लगती है, तो वो तुरंत ही भाग रहा होता है उसके आगे से, क्योंकि जो नाव है वो बहुत ज़्यादा शातिर लड़की है। और यहाँ पे ये बहुत कुछ उसे मतलब बोलना चाहती थी, मगर वो तो एकदम चुपचाप आगे भाग रहा होता है। और रूमी ने प्लान बनाया रहता है कि तुम्हें जाके डेट करना नाव को, लेकिन वो कैसे करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे तो नाव अलग ही एकदम खेलने वाले मूड में रहती है। फिर वो उसके पास में आता है और कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, हाँ तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई हो, मतलब तुम्हारा सॉक्स पूरा ऊपर तक नहीं है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, लड़कियों का मतलब इतना चलता है, लड़कियों में इतनी गर्मी रहती है कि उन्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, समझे। इसलिए पार्टी में तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे लड़के इतने सारे जैकेट पहन के रहते हैं, मगर लड़कियों का क्या है, वो लोग तो ऐसे ही रहती है। अब इतनी देर में क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि क्या, और तब ये अपना स्कर्ट ऊपर करने लगती, कहती तुम देखना चाहोगे, लेकिन ये मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं देखनी है, तुम्हारी गर्मी तुम ही रखो, अपनी गर्मी अपने पास में। तो वो कहती है कि तुम भी ना बहुत ज़्यादा अजीब हो। तब वो कहता है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी, वो अचानक से पूछ देता है। तो यहाँ पे जो नाव है सीधे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हें कौन डेट करेगा, मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो वो कहता है क्या, तो वो कहती है मैं मजाक कर रही थी, चलो मुझे गोदी ले लो, और फिर आके उसे एक जोरदार हक दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली वो वहाँ घर में आ चुकी थी, और घर में आते ही यहाँ रूमी से वो कहती है कि तुम सुनो रूमी, तुम आ जाना ऊपर में मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में। और वो तो चली गई रहती है बोल के, और यहाँ इनकी मॉम सोच रही होती है कि क्या बात है। फिर उसके बाद फाइनली रूमी कमरे में आ जाती है, जहाँ पे वो बताती है कि उसने पता है उसने मुझसे डेट के लिए पूछा और मैंने उसे मना कर दिया। ये सुनने के बाद तो रूमी भी हैरान हो जाती है कि कहीं उसका प्लान पूरी तरीके से नाकाम तो नहीं ना हो गया है, मतलब जितना कुछ उसने अपनी बहन के लिए किया और इसकी बहन ने सब चीज़ एकदम नाकाम कर दिया। लेकिन फिर वो कहती है कि हाँ तुम्हारा मुंह तो देखने लायक है, तुम्हें पता है उसने भी बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनाया था, तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसा चेहरा बनाते हो। तब ये कहती है कि देखो तुम्हारा लगता है मतलब कुछ ज़्यादा ही वेट बढ़ गया, तुम्हारी थाइस भी इतनी मोटी हो गई। तब वो कहती है इतनी मोटी भी नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे अब इन लोग का वही बारबेक्यू सीजन चल रहा होता है, जहाँ पे ये लोग मिल बांट के बातें कर रहे होते हैं। तो इसी बातों बातों में क्या होता है कि जो रूमी के डैड रहते हैं वो कहते हैं कि अगर जुन तुम हमारी फैमिली का हिस्सा रहते ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो ये तो अपने डैड को लेके जा रहा था, उन्हें ज़्यादा चढ़ गई रहती है। मगर जो नाव रहती है वो कहती है कि डैड आपने क्या बोला, अगर ये हमारी फैमिली का हिस्सा रहता तो आप यही बोल रहे हैं ना, चलिए इस बात को और आगे बढ़ाएं। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ती है। और फिर ये लोग कमरे में आ चुके थे, कमरे में आए रहते हैं, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ रहता है, ये लेटी हुई रहती है। तो कहती है कि आ जाओ पास में, तुम उतना दूर क्यों बैठे हुए हो, इतना ज़्यादा मतलब तुम्हें घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें काट नहीं लूंगी। लेकिन जुन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, कहता है कि नहीं ठीक हो, लेकिन फिर वो बोलती आओ इधर चुपचाप। तो वो चुपचाप आ चुका रहता है। अब जो नाव रहती है, अब ये लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो देखिए दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पे नाव को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और कहती है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब वार्म वार्म महसूस हो रहा है मुझे। और जो जून था वो तो एकदम सटक गया था भाई, उसे बिल्कुल लग नहीं रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर वो एकदम बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा होता है और कहता है उफ तुम भी ना। तब वो कहती है चलो किस करते हैं, लेकिन ये इधर मुड़ गया रहता है और फिर दोनों में मस्त किस हो जाता है। बात रूमी ने अपने दोस्त को सब चीज़ बता दिया था कि किस तरीके से अपनी बहन के लिए उसने जून को छोड़ दिया। तो यहाँ सुन के उसकी दोस्त बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर की गधी हो, तुम अगर उससे प्यार करती हो तो तुमने मतलब उसे छोड़ा क्यों, सिर्फ अपनी बहन के लिए। मैं तो कहूंगी कि तुम अपनी बहन से ज्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हारी बहन को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो मेरी ही क्लास में है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन तुम्हारे आसपास भी है। तुम उससे दिखने में भी अच्छी हो और सब चीज में भी बहुत अच्छी हो। मगर रूमी कहती है कि नहीं नौर के बारे में ऐसा मत बोलो यार, वो नौर भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और फिर भी उसकी दोस्त कहती है कि नहीं तुम बार बार अभी भी अपनी बहन के बारे में सोच रही हो, तुम्हें जुन के बारे में सोचना चाहिए ना कि अपनी बहन के बारे में। यही सोच के वो बोलती है कि जुन सही कहता था कि तुम कैप्टन बनने के लिए सही हो, मुझे नहीं बनना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोल्ड और सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। मगर वो रूमी को अच्छी तरीके से समझाती है कि देखो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुन को तुम लोग चूज करने दो कि आखिर उसे कौन पसंद है, तुम पसंद हो या फिर नॉर पसंद है, तुम लोग उस पर मतलब ये मत करो। अब देखो अगर वो उससे ब्रेकअप करके तुम्हारे पास आ जाता है तो इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है, मगर तुमने उसे जबरदस्ती वहां पे भेजा है। अब समझ लेना आगे जो भी होगा तब तुम्हें खुद ही पे पता चल जाएगा। या फिर तुम एक काम कर सकती हो, तुम दोनों उसे ऑप्शन दो, देखो कि आखिर वो किसे चूज करता है, वो जिसे चूज करेगा वही ज्यादा बढ़िया है। मेरा तो यही मानना रहेगा तुम लोग के प्रति। आगे हमें जुन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ रहता है, इसका नाम रहता है मोरी वाकी। तो मोरी जो रहता है, ये लोग यहाँ पे फिल्म का बात कर रहे होते हैं कि चल ना यार मूवी लगी है फिल्म देखने के लिए चला जाए। तो यहाँ पे नाव भी रहती है और नाव से वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुम भी चलोगी फिल्म देखने के लिए। नाव कहती है कि हाँ हाँ मैं तो जरूर चलूंगी फिल्म देखने के लिए, काफी ज्यादा मजा आएगा। और ऊपर से वो मोरी को टपरी भी मारने वाली रहती है।
मगर मारती नहीं, क्योंकि वहाँ पे आ चुकी रहती है रूमी। अब क्लास चेंज हो गया था, तो रूमी अब यहाँ इस क्लास में है, तो वो नाव को भगा देती है और यहाँ उसके दोस्तों को भी कहती है तू भी भाग अपना सीट पे वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी तुरंत वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पंगा नहीं लेते हैं भाई रूमी से। और रूमी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा शर्मा रही होती है और थोड़ा सा एकदम वैसा हो रहा होता है, क्योंकि जून उसके बगल में रहता है और वो बात करने की कोशिश कर रही होती है जून से। मगर जून भी बस अपना पढ़ाई कर रहा होता है। जून एक तरीके से इग्नोर ही कर रहा था, मगर उसके दिल में हलचल थी अभी भी। आगे में दिखाया जाता है नाव को और उसकी दोस्त को। तो उसकी दोस्त कहती तुम्हें मैथ में कितना आया है, तो वो बोलती है कि मैं तो 96 आया। तो उसकी दोस्त कहती है धक तेरी की मेरा 93 आया, मुझे यकीन नहीं होता है, मैं हमेशा तुमसे पीछे हो जाती हूँ। क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या हम लोग वापस से मैथ में कंपटीशन लगाएं, जिसका ज्यादा आएगा वो आइसक्रीम खिलाएगा और बहुत सारे स्वीट्स भी खिलाएगा। तो वो कहती है कि ना ना ना, मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल सही आइडिया है। लेकिन फिर उसकी दोस्त कहने लगती है कि प्लीज 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 चलना, मजा आएगा, हम लोग आइसक्रीम स्वीट्स वाला लगाते हैं, जो हारेगा वो ज्यादा आइसक्रीम खिलाएगा। ओहो तुम ज्यादा मोटी हो रही हो क्या, इसीलिए क्या। तो वो कहती है कि हाँ वो मैं थोड़ा मतलब मैं ऐसा वेट बढ़ गया है, क्योंकि उस दिन जुन ने उसे बोला था। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अगर खाने वाला कंपटीशन नहीं करना है तो जो हारेगा मतलब वो कैरियोके का बिल भरेगा। क्या कहती हो, कैरियोके से तो तुम्हारा वजन भी कम होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। तो नाव कहती है कि हाँ ये तो तुम बहुत ही सही आइडिया बोल रही हो। यहाँ पे नाव ने भी उससे कंपटीशन लगा लिया था कि चलो देखते हैं इस बार के मैथ के एग्जाम में कौन सबसे ज्यादा नंबर लाता है। हालांकि इनका मैथ का भी एग्जाम थोड़ी देर के बाद हो ही जाता है। उसके बाद दोनों यहाँ पे टेस्ट पेपर दिखाने वाले रहते हैं कि किसने ज्यादा नंबर लाया। आगे में दिखाया जाता है कि दोनों साथ में रहते हैं, जहाँ पे पता लगता है कि नाव ने प्लान को कैंसिल कर दिया, वो कैरियोके जा रही है। इसका मतलब नाव हार गई थी उसमें बेट में। तो यहाँ पे जो मोरी रहता है वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब हम दोनों मूवी देखने के लिए चलें क्या। जुन कहता है कि तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम एक नंबर के ठरकी हो। तब वो कहता है कि ठीक है चलो राजा, मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दुनिया में लड़कियों के अलावा भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जिसे देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और यहाँ जुन समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाता है तो अच्छी तरीके से समझ लेता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब था। क्योंकि देखिए जो मारी रहता है वो एक नंबर का ठरकी इंसान रहता है, और ये इतना बड़ा ठरक से भरा हुआ इंसान था कि इसके चारों तरफ रूम में एकदम पोस्टर्स लगे हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ डीवीडी भी रहता है। तो मोरी कहता है कि क्या तुम उन डीवीडीज को देखना चाहोगे, बहुत ज्यादा ही मजा आएगा तुम्हें उन डीवीडीज को देखने में, एक बार देखोगे तो बार बार देखोगे। क्या कहते हो जुन। लेकिन जुन कहता है कि नहीं 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 मुझे नहीं देखना, वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है। अच्छा, तो जुन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद है नाव। तो उसका दोस्त कहता है कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हाँ मैं पसंद करता हूँ नाव को। मैंने उससे जूनियर स्कूल में पूछा भी था कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी, मगर पता नहीं उस दिन उसने मुझे साफ साफ एकदम मना कर दिया यार, तो मुझे काफी बुरा लगा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि तो वो तुम्हें पसंद करती है। ये सुन के एकदम जुन भी हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता। तभी बताता है कि पूरे स्कूल को पता है, वो ट्विन सिस्टर्स तुमसे प्यार करती है, वो लोग तुम्हें पसंद करती है। लेकिन तुम हो एक नंबर के गधे कि तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि वो लोग तुमसे प्यार भी करती है। मानना पड़ेगा जुन, तुम बहुत ही ज्यादा सीधे साधे और प्यारे से इंसान हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है यार, तुम तो हर मर्द का सपना जी रहे हो। बताओ एक नहीं दो दो मिली है, और वो भी दोनों के दोनों इतनी ज्यादा खूबसूरत है। नाव का तो मेलन भी इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं तुमसे क्या बोलूं यार, इसीलिए तो मैंने उसे प्रपोज किया था। उसके जैसी लड़की मैंने देखी नहीं, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं उसने तुम्हें क्या देखा तुम में। लेकिन जो भी बोलो तुम उसे छोड़ना मत, तुम उसे पकड़ लो, दोनों को पकड़ लो, मैं तो कहता हूँ। तुम क्या कहते हो। लेकिन वो तो एकदम चुप रहता है, जुन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इधर आगे हमें रूमी को दिखाया जाता है। सो ये बास्केटबॉल खेल रही होती है, मगर क्या होता है गलती से पैर लग चुका रहता है और जाके सीधे गिर जाती है, तो बहुत जोरों का इसे चोट लग चुका रहता है। और आज जुन यहाँ इनके घर में खाना खाने के लिए आया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स गए हुए रहते हैं बाहर, तो आज इसे इन्हीं के घर में खाना खाना रहेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खाना थोड़ी देर में रेडी कर दूंगी। लेकिन उसके डैड तो भाई बहुत ज्यादा खुश होते हैं रूमी के, कहते हैं कि आज आया है, आज रात भर हम लोग बात करेंगे कार्स के बारे में, मजा आएगा। तब तक नाव आती है और कहती है कि दीदी खाना नहीं खाएगी, उन्हें चोट लगी तो उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है। अब ये बात पता नहीं रहता है जुन को कि आखिर क्या बात है, क्या चोट लग गई है, क्या मूड खराब है उसका। तब उसकी मॉम बता रही होती है कि वो थोड़ा सा खेल रही थी, स्कूल में उसे चोट लग गया और हो सकता है शायद उसका हाथ भी क्रैक हो गया हो, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रो रही है। तो यहाँ पे जुन अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो कहता है कि मैं जाता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ उसे बुला के लेके आता हूँ। और फिर वो तुरंत ही भागते हुए ऊपर की तरफ जाता है और कहता है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तो वो देरी नहीं करती है, वो तुरंत ही दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलने के बाद वो लोग चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। अब जब बैठे हुए रहते हैं तो क्या है कि देखिए कितना भी है, मतलब उसने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन फिर भी वो है तो आखिर उसे पसंद करता है और ये भी उसे पसंद करती है। तो यहाँ पे जज्बात बह जाते हैं, बीच बीच में जज्बात बह चुके रहते हैं, और वो उसे पकड़ लेता है, कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रोने का मन कर रहा है, तुम यहाँ पे रो सकती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए यहाँ पे, तुम्हें जितना रोने का मन है तुम उतना रो सकती हो, मैं हूँ तुम्हारा सपोर्ट के लिए। और बाहर से ये सारी जो आवाजें हैं वो नाव सुन रही होती है चुपचाप, और फिर दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों यहाँ पे किस करने वाले रहते, तभी वो कहती कि क्या तुम दोनों का हो गया।
तभी वो निकलते हैं और फिर ये कहती है कि तुमने दीदी के साथ क्या किया। वो तो तुरंत ही भाग गई शर्मा के। तभी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उसे थोड़ा सा सपोर्ट दिया है और मैंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। और यही बस वो कहता है, उसकी आंखों में आंख भी नहीं डाल पा रहा होता है और जो हमारी नाव है वो सब चीज़ समझ रही होती है। यहाँ नाव के जरिए हमें बताया जा रहा होता है कि जो उसकी दीदी है उसकी आंखें रो रो के पूरी लाल हो चुकी है और दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे। मतलब जो रूमी है वो जुन से नजरें नहीं मिला पा रही थी और जो जुन है वो नाव से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देख के एक तरीके से तो नाव अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अभी भी दोनों के बीच में मतलब वो प्यार है। भले दोनों ने ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन नाव को नहीं पता रहता है कि आखिर दोनों ने किस वजह से ब्रेकअप किया है। इसी की वजह से ब्रेकअप किया है। इसे बस ऐसा लग रहा होता है कि कोई वजह थी, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्मा रहे होते हैं और नाव बस देखते जा रही होती है। उनके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं कि हाँ, ये इन दोनों को क्या हो गया है। वो एकदम चुपचाप, पूरा एकदम सन्नाटा होता है ना, वैसी वाली रूमी बन गई थी, एकदम चुप रहती है। अब अगले दिन सुबह होता है तो ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं। तो जब स्कूल जा रहे होते हैं तो ये सोचती है उसे थोड़ा सा छेड़ने का, क्योंकि ये लोग तो रिलेशनशिप में है, तो सोचती है कि थोड़ा सा छेड़ लिया जाए, लेकिन वो छेड़ता बिल्कुल भी नहीं है। वो बस चुपचाप चला जा रहा होता है और ऐसा लग रहा था देखने में कि जैसे वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा हो। लेकिन नाव भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं मानती है क्योंकि वो जानती थी हालात क्या है यहाँ पे, तो वो चुपचाप चली जाती है और फिर ताका झाकी कर रही होती, देख रही होती कि है या फिर नहीं क्लास में। तब तक ये पीछे से आ जाता और कहता है कि तुम, लेकिन फिर वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम अचानक एक लड़की के पीछे से क्या कर रहे थे, हाँ बदतमीज कहीं के। लेकिन वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें ये कहना चाहता था कि अगर तुम्हें उसे देखना ही है तो तुम क्लास में बैठ सकती हो, क्योंकि वो अभी कहीं पे गया हुआ है, वो नहीं आने वाला है। फिर जब दोनों साथ में यहाँ पे रहते हैं अकेले में, तो वो कहता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा यार, तुम उसे पसंद करती हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तब मोरी कहता है कि मुझे उस वक्त सीरियसली तुमसे पूछना चाहिए था यार, तब आज तुम मुझे डेट कर रही होती। वैसे मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एक बात तो ये भी है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं क्या, बहुत खतरनाक सीक्रेट है ये। तो और कहती है कि हाँ जो तुम्हें बताना है बताओ, मुझे उससे क्या लेना देना है। तो वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम उसकी फर्स्ट क्रश हो। और आगे हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बताने के लिए आई रहती है कि देखो ये मैं फाइनल टाइम तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे नहीं बात करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम और नाव के बीच में आऊँ। लेकिन फिर यहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैं बचपन में नाव को पसंद करता था, लेकिन जब से तुम मेरी बनी हो यार मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। अब सबके बीच कंफ्यूजन हो गया था। ये भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती क्योंकि इसे नहीं पता रहता है कि ये जू का पहला। तो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। जून कहता है कि देखो हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे नाव पहले अच्छी लगती थी, लेकिन उसके तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ मैं ही मतलब एक तरीके से अपने तरफ से बस लगा रहा हूँ और वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो फिर मैंने तुम्हें डेट करना शुरू किया और अब मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब नाव भी मुझे पसंद करती है मगर मैं उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मैं आज भी तुम्हें ही पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा हूँ। रूमी उससे कहती है कि देखो तुम मुझे भुला दोगे, जैसे कि कुछ दिन डेट करोगे तुम मुझसे तो फिर तुम मुझे भुला दोगे, जाहिर सी बात है, और तुम्हें मुझे भुला देना चाहिए यार, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। लेकिन कहता है नहीं, ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अब तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। लेकिन तब तक रूमी खड़ी हो जाती है, कहती है कि ठीक है जो भी हो, लेकिन अब मेरे प्रैक्टिस का वक्त हो रहा है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम लोग अपना देख लेना, तुम मुझे बस भुला दो, मैं बस यही चाहती हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं भूल पाएगा तो इसका प्लान कामयाब नहीं ना होने वाला है। और फिर वो उसे कुछ बोल के वहां से भाग जाती है। लेकिन ये तो भाई पगला रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब वो वहां पे आती है तो नाव रो रही थी। तो वो कहता है कि क्या हुआ, किस लिए रो रही हो। नाव कहती है कि तुम्हें पता है मोरी ने कहा कि वो मेरे खरबूजे देखना चाहता है। तो मोरी कहता है ये मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा और इसलिए मैं रो रही थी। और तब जू कहता है कि मुझे पता है कि मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा, तुम जरूर झूठ बोल रही हो। मोरी भी कहता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो वो कहती है कि तुम इस बात को इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो, हाँ इसने मुझसे कहा होगा तो। लेकिन वो कहता है कि नहीं मेरा दोस्त ऐसा नहीं बोल सकता है। और फिर वो उसे थमा के कुछ चली जाती है और ये टिश्यू पेपर रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली दोनों यहाँ पे घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे जू भी बात कर रहा होता है और नाव भी उससे बात कर ही रही होती है। लेकिन फिर वो अचानक से रुकती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे, कल तो संडे है, कल हम लोग बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तो वो तुरंत हाँ भी बोल देता है, कहता है कि ठीक है चलना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो नाव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है नाव और उसकी फ्रेंड को, जहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम तो मतलब बहुत बड़ी अजीब आदमी हो यार, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी लड़की हो कि तुमने उससे पहले डेट के लिए पूछा। हाँ तो वो कहती है कि उसे तो लकी साबित होना चाहिए ना यार, उसे खुद को लकी महसूस करना चाहिए कि मैंने उसे डेट पे जाने के लिए पूछा था। तब उसकी दोस्त कहती है कि हाँ हाँ बड़का, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं पूछने वाली हो कभी किसी से भी, लेकिन तुमने पहले ही पूछ दिया उससे डेट पे जाने के लिए। लेकिन नाव कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने उसे पूछ दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन
अब वो बहुत ज़्यादा शांत है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे भी उससे पूछना चाहिए, वो नहीं बताएगा खुद। तब वो कहती है कि ठीक है तुम थोड़ा मोड़ा खा लो, और वैसे भी तुम तो इतनी प्यारी हो, कोई भी लड़का तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, तुम्हारी हंसी इतनी अच्छी है। तब वो हंस के दिखा रही होती है, क्यूट सा बनने की कोशिश कर रही होती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मगर इसके अलावा तुम्हारे पास अच्छे ड्रेस भी है, तुम्हारे पास लुक्स भी है, तुम्हारे पास बड़े खरबूजे भी हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार फिगर भी है तुम्हारा। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं मोटी होती जा रही हूँ, मेरा कोई फिगर विगर नहीं है। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ तुम थोड़ी सी मोटी तो हो गई हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लड़के इसे चबी बोलते हैं, मोटी नहीं बोलते। उसके बाद हमें रूमी को दिखाया जाता है जो कि रात में यहाँ पे आती है, तो नाव भी वही टीवी देख रही होती है। तो रूमी से वो बात करती है और कहती है कि दी मैं कल डेट पे जा रही हूँ उसके साथ में, तो मैं सोच रही हूँ कि आप भी हमारे साथ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। तो ये सुन के रूमी एकदम हैरान हो जाती है। तब नाव हंसने लगती है और कहती है कि अरे अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपसे मैं तो बस आपसे ये बोलना चाहती थी कि कल मैं डेट पे क्या पहन के जाऊँ। तब रूमी कहती है कि तुम्हें पता है ना डेट पे क्या क्या होता है, तो तुम थोड़ा अच्छा सा मतलब संभल के जाना, ड्रेसअप होके जाना। लेकिन नाव कहती कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। उसके आगे मैसेज आता है, ये नाव का ही मैसेज रहता है, जो वो कहती है कि सुबह अच्छे से तैयार हो जाना, और बढ़िया तरीके से तैयार नहीं हुए तो मुंह कुछ दूंगी तुम्हारा। तो ये सोचने लगता है कि ये क्या मुसीबत है। अब सुबह हो जाती है, जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है अपने सामने में नाव को, और देख के वो एकदम खड़ा ही रहता है भाई, हिलता तक नहीं है इधर से उधर, बस वो देखते रहता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, हाँ हाँ आओ 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 चलो। और फिर वो लोग चलते हैं, और बस में भाई सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसे गुस्सा आ रहा था कि सब इसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन फाइनली वो लोग आगे रहते हैं यहाँ पे पार्क में। और पार्क में आने के बाद तो नाव का एकदम जोश बढ़ चुका रहता है। वो कहती कि आज ये करूंगी वो करूंगी ये भी करूंगी वो भी करूंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो उसके बाद तो वो एकदम प्यार से जा रहा होता है, क्योंकि उसे नाव को खुश रखना था, बस यही बात रहती है। फिर वो लोग एक्वेरियम में जाते हैं। एक्वेरियम में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है, और ये मछलियों को देख रही होती है। लेकिन हमारे जून को यहाँ पे याद आ जाता है कि वो और रूमी भी तो यहाँ एक्वेरियम में आए थे, और एक्वेरियम में उन्होंने किस भी किया था। तो वो सारी यादें इसके एकदम अंदर से बाहर निकल रही होती है, और ये समझ रही होती है कि जून उसके बगल में है। तो वो कह रही होती है कि देख रहे हो कितनी बड़ी मछली है, कितनी ज़्यादा प्यारी, और कुछ कुछ बातें भी करती है। तो देखती है कि ये क्या, यहाँ जून नहीं, यहाँ तो एक छोटा बच्चा है। फिर वो देखती कि वो पीछे है, तब वो गुस्से में उसके पास में जाती है और कहती कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे खो गए हो तुम मेरे साथ घूमने आए हो या फिर क्या करने आए हो यहाँ पे। तो वो उस पे पूरा डांटने लगती है। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं मुझे माफ़ कर देना, वो मुझे थोड़ा डर लगता है ना। तो वो कहती है अच्छा बड़ा डर लगता है, मुझसे तो डर नहीं लगता, चलो। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक शार्क का बच्चा भी रहता है। तो वो कहती है कि अरे देखो ना कितना ज़्यादा मस्त शार्क का बच्चा है, और हम लोग चाहे तो इसे टच भी कर सकते हैं। जून कहता है छी, इसे टच करोगी यार, ये बहुत गंदा महकेगा, अगर तुम इसे टच करोगी तो समझ रही हो ना कितना गंदा बास आ जाएगा। लेकिन वो कहती है कि देखो जिंदगी में हर चीज़ एक ना एक बार ट्राई ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। तो जून उसे समझाने की कोशिश करता है कि मत कर, बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। लेकिन नाव कहाँ सुनने वाली थी, यहाँ पर तो वो उसे टच कर देती है, और जब स्मेल करती है तो भाई इतना गंदा महकता है ना। तो वो कहती है कि मैं अकेले क्यों सूंघूं, तुम भी सूंघोगे, चलो आओ। अब जून उसे मना भी नहीं कर सकता था, वरना डांट पड़ती है अलग से। तो वहाँ पे वो उसे स्मेल कराती है, तो वो तुरंत ही उसका नाक पकड़ता, कहती है नकचिड़ी कहीं की। और फिर यहाँ पे एक स्टफ टॉय भी इसे दिला चुका रहता है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, और वो काफ़ी खुश रहती है, कहती है कि मज़ा आ रहा है। तब तक हवा चलने लगता है। हवा चलने लगता है तो मस्त उसका स्कर्ट एकदम ऊपर में हवा में उड़ चुका रहता है, और जुन ने देख लिया था यहाँ पे। लेकिन फिर नाव को भी एहसास होता है कि पता नहीं क्या देख लिया होगा, और वो कहती है कि बेशरम बेहया कहीं कि तुमने क्या क्या देख लिया था। वो कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्किन देखा, मतलब थोड़ा मोटा हो गया है, बढ़िया है। तो वो कहती है कि तुम एक नंबर के बेशरम हो। तभी कहता है क्या तुमने वो पहना नहीं है क्या। वो कहती है कि मैंने पहना है, मैंने पैंट्स पहने हैं समझे, और मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि मुझे ये ड्रेस पहन के आना चाहिए, इसलिए मैं ये पहन के आई हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है इन लोगों के बीच में। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूमी और उसकी फ्रेंड को, जहाँ पे उसकी फ्रेंड पानी लाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, आज तुम बहुत ज़्यादा अलग लग रही हो। असल में रूमी सोच रही थी उनके डेट के बारे में। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, हम लोग गए थे ना जब डेट पे, तो वो मुझसे वो सारी चीज़ें मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे देने से मना कर दिया। हमेशा वो ऐसे ही करता है, जब भी मैं जाती हूँ तब वो कुछ ना कुछ करता है, बस हमेशा एक मौका ढूंढता है मुझे अकेले रखने का, ताकि वो मज़े ले सके। लेकिन मैंने उससे मना कर दिया, और इसी की वजह से पिछले हफ्ते हमारी लड़ाई हो गई और हमारा भी ब्रेकअप हो गया। तो रूमी कहती क्या सही में ये सब, और सोच रही होती लेकिन जुन ने तो मुझसे आज तक कभी नहीं मांगा। और वो बताती है कि हाँ, तो ये लोग सोचते हैं क्या सारे लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन नहीं, सब लोग नहीं होते, मगर मैं हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जाइंट व्हील पे यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, जो एकदम यहाँ पे एकदम रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। जू को तो याद आ रहा होता है कि वो रूमी के साथ था, मतलब पहली बार जब वो रूमी के साथ था तो उसने भी तो ये सारे मजे किए ही थे। लेकिन अब यहाँ पे नाव रहती है, और नाव बहुत क्यूट रहती है। उसका क्यूट सबसे ज़्यादा उसका चंगू मंगू रहता है,
फाइनली वो लोग घर आ चुके थे, लेकिन घर आने के बाद भी नाव तुरंत ही उसे मैसेज कर देती है और कहती है कैसे हो, चलो आओ यहाँ पे, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो फिर वहाँ पे वो चला जाता है और फिर ये लोग बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे वो बता रही होती है अपनी मूवी के बारे में और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है बताते बताते मूवी के बारे में। फिर वो उसे किताब देता है, कहता है लो पढ़ो, लेकिन वो उसे खींच लेती है और कहती है कि चलो ना हम लोग वो सब करते हैं, तुम्हें करने का मन है ना। अब जू यहाँ पे क्या करता है, वो उसके ऊपर ही आ चुकी रहती है और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं और वो किस भी कर देती है, सिर्फ एक बार नहीं बार बार किस कर रही होती है लगातार। तो यहाँ पे उसे याद आ जाता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उसे रूमी का याद आ जाता है कि हम लोग के बीच भी एक बार मौका बना था लेकिन उस वक्त हमने मना कर दिया था, तो इसीलिए वो कहता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग देखो दोनों रिलेशनशिप में है तो वो सब करना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करने वाली हूँ, भले मैं कितनी भी ज़्यादा नॉटी क्यों ना हो, लेकिन मैं ये नहीं करने वाली हूँ कि तुम्हें फोर्स करूँ क्योंकि इससे मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जुन को एकदम सांस में सांस आती है क्योंकि उसने रूमी के साथ भी नहीं किया था, उसे करने का मौका था, लेकिन अब यहाँ पे नाव भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती। नाव कहती कि तुमने मुझसे पूछा था डेट पे चलने के लिए, लेकिन मैंने कभी उसके लिए हाँ नहीं कहा था, ना ही कभी रिलेशनशिप के लिए हाँ कहा था। तो सच बात यह है कि हम लोग ऑफिशियली कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं थे जुन। ये सुन के जुन एकदम हैरान हो जाता है। फिर नाव उसे बताने लगती है कि हाँ मैं बस तुम्हें चॉइस दे रही थी और कुछ भी नहीं। मुझे ये भी साफ साफ पता है कि मेरी दीदी ने जानबूझ के तुमसे ब्रेकअप किया है ताकि हम दोनों साथ में मिलकर रह सके। हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे कुछ घंटा प्यार नहीं करती हूँ, वो तो बस मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो या फिर क्या कर सकते हो। वैसे मुझे पता है कि मैं अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और तुम तो बहुत ज़्यादा शर्मा गए थे, तुम तो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। और ये एकदम शर्मा जाता, कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मेरे चंगू मंगू भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दीदी से तो बहुत बेहतर, और मैं हूँ भी बहुत ज़्यादा क्यूट उनसे, तुम्हें क्या लगता है। हाँ मैं तुम्हें एक ओपन चैलेंज दे रही हूँ, तुम चाहो तो इसे फ्री का ये कह सकते हो कि तुम्हें जब मन करे तब तुम इसे ले सकते हो। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा मेरे में से या दीदी में से, तुम्हें जो भी पसंद है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो काफ़ी शर्माता है तो वो तुरंत ही आके उसे हक कर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये चॉइस बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में पले बड़े हैं और हम लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और फिर यहाँ पे ये आई रहती है यहाँ पे शॉपिंग पे रूमी के साथ में, लेकिन नाव यहाँ पे बहुत शांत रहती है और रूमी को कुछ भी नहीं पता रहता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं था लेकिन ब्रेकअप हो गया था। और फिर फाइनली वो उसे बता देती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो ये सुन के रूमी भी एकदम हैरान हो जाती है और ये दोनों पार्क में रहते हैं जहाँ पे वो रूमी को भी सारी बातें बता देती है कि देखो दीदी मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था, तुमने उससे ब्रेकअप इसलिए किया था ना ताकि तुम मुझे एक बेटर लाइफ दे सको। वैसे हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुमने ये सब किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये सब करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा नादान हो दीदी, तुम्हारे पास मौका था, वो तुम्हें पसंद करता है, तुम भी उसे पसंद करती हो, मगर पता नहीं तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे लिए अपनी लाइफ क्यों खराब कर रही हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लेकिन नाव यहाँ पे नहीं सुनने वाली थी, वो बस बताते जा रही होती है कि देखो तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। रूमी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम दोनों मुझसे ज़्यादा क्लोज हो, मतलब तुम उसके साथ घूमती थी, उठती थी, बैठती थी, हमारा तो क्लास भी अलग हो गया था, मगर तुम दोनों साथ में रहते थे। और मेरा क्या है, मैंने तो बस कुछ बार डेट किया है उसे और कुछ भी नहीं, लेकिन तुम दोनों का प्यार सच्चा था। तब वो नाव कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। रूमी कहती मगर तुम्हें उसके साथ क्लास में रहती थी, उससे बात करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोग के बीच में आ रही हूँ और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मेरी छोटी बहन को कुछ भी बुरा लगे या फिर कुछ भी हो, क्योंकि तुम उसे पसंद करती थी बचपन से। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। मैं जानती हूँ इस बात को कि तुम कमरे में रो भी रही थी जब मैंने तुम्हें पहली बार बताया था कि हम लोग डेट पे जा रहे हैं। लेकिन वो कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रूमी ये बात मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मोरी को यहाँ पे सारी बातें पता चल जाती है और वो कहता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो, मतलब जब तुम्हें सोना का कटोरा मिल रहा है तो तुम ले क्यों नहीं रहे हो। और ऊपर से देखो तो दोनों कितनी ज़्यादा मस्त है, लेकिन मुझे तो नाव बहुत ज़्यादा मस्त लगती है क्योंकि उसके चंगू मंगू बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ओहो तुम ना बिल्कुल एक नंबर के गधे हो जुन, तुम कुछ डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हो। जुन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। मारी उसे बताता है कि देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें जो चूज करना है तुम वो चूज कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाव को जो कहती है कि देखो रूमी हम लोग ये बहन बहन का रिश्ता मतलब थोड़ा सा करते हैं क्योंकि देखो हम लोग दोनों सेम दिन में ही बॉर्न हुए हैं और कौन छोटा बड़ा क्या, तुम बड़ी बहन नहीं हो मेरी, नहीं मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, ये तो हम लोग बस नाटक कर रहे हैं। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी बड़ी बहन बनो, तुमने भी बस ऐसे ही एक्टिंग शुरू कर दी थी बड़ी बहन बनने का। देखो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन हम लोग दोनों सेम डेट और सेम दिन को जन्म लिए हैं, तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भी तुम्हारी परवाह करती हूँ, चाहूँ तो मैं भी तुम्हारी बड़ी बहन बन सकती हूँ, मगर मैं नहीं बनती हूँ। रूमी कहती मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो, तो मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। नाव कहती कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, हम लोग दोनों बचपन से बड़े हुए, एक ही लड़का हमें पसंद भी आ गया और अब देखो हम लोग कहाँ पे बीच में फंसे हुए हैं, तो हमें ये बड़ी बहन और छोटी बहन का खेल बंद करना चाहिए और हम दोनों को साथ में इक्वली रहना चाहिए। रूमी कहती सही कह रही हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि मोरी यहाँ पे इसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखो तुम्हारे पास एक बढ़िया रास्ता है,
वो लोग तुम्हें अगर ऑफर दे रहे हैं तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कम से कम तुम्हें वो सब तो कर ही लेना चाहिए यार, जब मिल रहा है तो कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हारी जगह रहता तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, मगर जून कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। मगर मोरी उसे समझा रहा होता है। जून कहता है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब तुम्हारे अंदर ठरक इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। मोरी कहता है कि मज़ा आएगा। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों साथ में बैठी हुई रहती है। तब नाव कहती है चलो घर चलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग दोनों ने वो कर लिया, वो सारी चीज़ें कर ली, और वो तो मुझे किस करने पे एकदम अनकंट्रोलेबल हो गया था। हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ये सुन के रूमी एकदम शर्मा जाती है और कहती कि क्या इतनी जल्दी तुम लोगों ने कर भी लिया। तब नाव कहती कि नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तो वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती बदतमीज़ कहीं के। नाव कहती तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है ना। वो कहती कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, चलो हटो, मुझे यहाँ से जाने दो। तब वो कहती है कि पता है हम दोनों ने किस भी किया था। तब वो फिर से आती है और कहती कि क्या तुम दोनों ने किस क्या किया था। तो वो बताती कि हम लोग डेट पे गए थे, और वहाँ डेट में वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। मतलब मानना पड़ेगा, वो लड़का है एक नंबर, कमाल का लड़का है, क्यों मैं, और लड़को तुम फिर से उसकी परवाह कर रही हो ना। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि अब इनका स्कूल जाने का वक्त आ गया था, जहाँ पे ना वो एकदम साफ साफ क्लियरली बोल देती है कि देखो, मुझे पता है कि हम लोग तीनों के बीच में लव ट्रायंगल बन चुका है, लेकिन मैं तुम लोग को एक बात साफ साफ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये डिपेंड करता है बाद के रिजल्ट पे कि कौन किसे चूज करेगा, ठीक है। अभी ये सब रिजल्ट नहीं होगा, हम लोग आराम से अभी दोस्त जैसे रहेंगे। और फिर रूमी उसे एक चिट्ठी भेजती है क्लास में कि वहीं पे मिलना। उसके बाद वो जाता है रूमी के पास में, तो जहाँ रूमी उसे बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि जब नाव तुम्हें किस करने के लिए आई थी तब तुम बहुत ज़्यादा शर्मा गए थे, लेकिन शर्माने के बाद तुम बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गए थे, और फिर तुम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो सब कर लिया, कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गए थे। तब वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं भावनाओं में बह गया था, असल में मुझे तुम्हारा चेहरा याद आ गया था। तो वो कहती कि बदतमीज़ कहीं कि तुम्हें मेरा चेहरा क्यों याद आ गया। तब वो बताता है क्योंकि तुम मेरे जहन से कभी भी नहीं निकल सकती हो। और वो भी शर्मा जाती है, और ये भी बहुत ज़्यादा गंदा वाला शर्मा रहा था। दूसरी तरफ नाव की फ्रेंड यहाँ पे बता रही होती है कि तुम तो एकदम हीरोइन बन गई हो, मतलब जो बैड एस हीरोइन होती है वही, क्योंकि तुमने मेन हीरोइन और हीरो को मिला दिया है, तुम तो एंटीऑगनिस्ट बन चुकी हो, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। नाव कहती है कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि वो मुझे चूज़ करेगा, क्योंकि मैं दीदी से ज़्यादा क्यूट हूँ और मेरे चंगू मंगू भी उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उसकी दोस्त कहती है क्या पक्का। वो कहती पक्का नहीं, पूरा पक्का, क्योंकि ये लव ट्रायंगल तो अभी अभी शुरू। जून यहाँ चुपचाप बैठ के अपना रिजल्ट देख रहा होता है, और जो नावरी रहती है वो भी उसे दूर से देख रही होती है। आज इनका रिजल्ट आया था तो नावरी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसके पास आती है और कहती है कि बताओ मेरा कितना मार्क्स आया होगा। हाँ हाँ, गैस करो गैस करो। तब वो कहता है कि जाहिर सी बात है, जितना मेरा आया होगा उतना तुम्हारा भी आया होगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है। तब वो चेक करती तो कहती कि तुम्हें ये कैसे पता था, बदतमीज कहीं के, तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रहे थे क्या। वो गुस्सा हो जाती क्योंकि इसने सोचा था कि वो मजा करेगी, लेकिन फिर उसके बाद वो हाथ पकड़ के उसे लेके जा रही होती। तो ये कहता है कि क्या कर रही हो, ऐसे हाथ पकड़ के लेके मत जाओ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। मगर नावरी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो, तुम रूमी के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ। तब वो कहता है कि मैंने फैसला किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आओ मुझे हक कर लो। तो वो बिल्कुल वैसा ही कर लेता है, और सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। पीछे से रूमी भी गुजरती है और वो देखती है इन दोनों को। हालांकि रूमी को देख के ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके सामने ही नाव और जुन एक दूसरे को हक किए हुए रहते हैं, तो उसे काफी ज्यादा मतलब बुरा भी यहाँ पे फील हो रहा होता है। उसके बाद वो उसे लाती है साइड में और उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने क्या चूज किया है। तब वो यहाँ पे बात करने लगता है कि मुझे लगा कि उसे बुरा ना लगे, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अब शायद ऐसा लग रहा है कि जो जुन है वो बहुत बड़ा प्लेयर निकलने वाला है, क्योंकि ये दोनों के साथ खेल रहा होता है। और फिर ये कहती है कि मेरी प्रैक्टिस है, तुम मुझे भी हक करो जल्दी। तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम ही तो हो, तुम्हें हक करके ज़्यादा अच्छा फील होता है। और बाद में हम देखते हैं कि यहाँ आ चुकी रहती है शीना, जो कि क्लास की एक मॉडल रहती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडल रहती है, इंस्टा पे काफ़ी फॉलोअर्स रहते हैं। और वो कहती है कि चलो मेरे साथ आओ। तुम्हें तो पता ही होगा कि रूमी ने कहा होगा तुम्हें कि तुम मुझे कोचिंग दे दो, तुम मुझे ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा देते हो। तो वो कहता है कि हाँ, उसने मुझसे कहा था। और फिर पास्ट का हमें यही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने बोला था, लेकिन मैं तो शीना को अच्छी तरीके से जानता भी नहीं, मैं उसे पढ़ाऊंगा कैसे। रूमी कहती कि बस तुम पढ़ा देना ना उसे, तुम पढ़ने में अच्छे हो ना, इसलिए बस तुम उसे पढ़ा देना। और यहाँ पे शीना को वो कहता है कि लेकिन मुश्किल होगा, लेकिन वो कहती ठीक है आ जाना पढ़ाने। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ पे मोरिकावा तो ठरकी रहता ही है। तो मोरिकावा जितना ठरकी बंदा इस पूरे एनिमे में कोई नहीं है। और वो कहने लगता है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के क्यों लेके गई थी, हाँ। और दूसरा वाला कह रहा होता है कि दो लड़कियों से तुम बात करते हो ना, जो दोनों बहनें हैं। मोरिकावा कह रही होती है कि यार इसके तो बहुत ज़्यादा मज़े ही मज़े बड़े बड़े। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नाव को और उसकी फ्रेंड को, जो कि 4 आइज रहती है। ये कहती कि भाई मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़
प्लीज़ तुम मुझे कहीं ले चलो, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा सकते तो स्कूल के नर्सिंग सेंटर में ही एडमिट करा दो, मेरा सर बहुत ज़ोरों का दुख रहा होता है। लेकिन जो 4 आइज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा चालाक रहती है और कहती है कि तुम इसका फ़ायदा उठा सकती हो। तब नाव कहती कि कैसे, तब वो बताती है कि तुम इसका फ़ायदा वैसे उठा सकती हो। हमें बताया नहीं जाता कि कैसे बताती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसे मैसेज आया रहता है किसी का, वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि जून का ही मैसेज आया हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों कुछ बातें करते हैं। इस बात के बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है, बस ये लोग नाव के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे 4 आइज़ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों लड़कियों के थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, किसी और के ऊपर भी थोड़ा सा मतलब ध्यान दे दो, तो हो सकता है कि उसका भी भला हो जाए। अचानक से जून इतना पॉपुलर हो गया था कि सब लड़कियां उसी के पीछे पड़ गई थी। और जून कहता है कि तुम ये बात मत करो, ठीक है, अपना काम करो जो मैंने बोला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूमी को, और जब वो अपने चेंज कर रही होती है ड्रेस, क्योंकि उसका प्रैक्टिस खत्म हो गया रहता है, तो उसके बाद सभी लड़कियां अचानक से उसके पास में आती है और डायरेक्टली कन्फेस कर देती है कि तुम और अर्जुन मतलब एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम लोग को मतलब कैसे, किसने बताया ये सब बात। तो वो लोग कहती है कि हमें तो ये सारी बातें बहुत पहले से पता थी, ये सभी बातें छुपती थोड़ी, ये तो आग के जैसे फैल जाती है, बस तो हम लोग तुमसे बस नाटक कर रहे थे। अब ये सुनने के बाद तो रूमी भाई बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है, यहाँ वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ पे साथ में रहते हैं और शीना मोबाइल निकालती है और कहती है कि ठीक है चलो देखते हैं। तब तक यहाँ पीछे आ जाता है तो कहती है कि तुम ना मुझे डरा दिया तुमने, अभी मेरा मोबाइल फूट गया था। तो जून कहता है कि यार इसमें मेरी थोड़ी गलती है, कुछ भी मेरी गलती नहीं है। तभी शीना कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते हो, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और तुम दोनों रहोगे तो मुझे थोड़ी सी कंपनी भी मिल जाएगी। जून तो यहाँ पे मना कर देता है, मगर रूमी ही उससे प्लीज़ कह रही होती है क्योंकि रूमी को टाइम स्पेंड करना था उसके साथ में। और शीना भी फोर्स करती है कि ठीक है चलना यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो कहता है ठीक है चलो। आगे हमें नावरी को दिखाया जाता है और 4 आइज़ को। तो यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि चलो यार जून के पास चलते, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बीच में उन्हें मोरिकावा मिल जाता है और फिर वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो जून कहाँ पे है। तो मोरिकावा बताता है कि वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो उस फेमस मॉडल के साथ में गया है, पता नहीं कहाँ पे गया है, बहुत जल्दबाजी में था और आज तो मैंने भी बोला था कि मेरे साथ चलो लेकिन नहीं चला। अब यहाँ पे ये वो सोच रही होती है कि क्या वो उसके साथ चला गया, यकीन नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ये लोग शीना के घर में पहुंच चुके रहते हैं और घर काफ़ी क्यूट रहता है। तो वो यहाँ पे अपनी बिल्ली दिखाने के लिए लाई रहती है इन लोगों को, बहुत ही प्यारी सी एक बिल्ली जो कि पर्शियन कैट लग रही होती है देखने में। तो रूबी को तो ये काफ़ी पसंद आती है। अचानक से वो पूछ लेती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और जब वो ये बात पूछती है तो भाई रूमी का मुंह देखने लायक रहता है और वो कहती है कि नहीं नहीं यार हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, वो मानने वाली नहीं थी, वो तो जुन के पास भी जाती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों सही में डेट नहीं कर रहे हो क्या। वो कहता है कि नहीं नहीं तुम लोग को गलत फहमी हो रही है और शर्मा जाता है पूरा। तो फिर यहाँ पे वो लोग खाने पे बैठे हुए रहते हैं, आज का रात का खाना ये यहीं पे खाएंगे। सभी लोग मिलके खाना खा रहे होते, फिर इनके बीच में वही बातचीत होती है और फिर क्या खाना खत्म हो चुका रहता है और शीना कहती है कि पढ़ाओगे ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। फिर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो ये लोग उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और रूमी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब खुश होती है क्योंकि उसे टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। उतनी देर में नाव आ गई थी और कहती है कि तुम दोनों अकेले रात में इतना चिपक के कहाँ जा रहे हो, हाँ ये सब बिल्कुल भी ठीक बात नहीं, आखिर तुम लोग कहाँ गए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। जुन तो कुछ बोल नहीं पाता लेकिन रूमी उसे समझाती है कि हम लोग शीना के घर में गए थे। ये सुन के नाव का पारा और गर्म हो जाता है और फिर वो बताती है कि वहाँ पे ना पता है एक बहुत ही प्यारी बिल्ली थी। और जब ये बोलती है तो नाव का पारा और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो कहती है कि तुम दोनों बिल्ली के साथ खेल के आ रहे हो, वो भी मेरे बिना, तुम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मुझे भी खेलना था। तभी रूमी कहती चिंता मत करो, मेरे पास उसकी तस्वीरें भी है। फिर तो वो तस्वीरें दिखाती है तो नाव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नाव यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है क्योंकि जुन ने सेहा को कह दिया था कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब ये सोच रही होती कि यार उसने उसे हाँ क्यों बोल दिया, वो चाहता तो मना भी कर सकता था ना, पहले से ही हम लोग दोनों लाइन में हैं, मुझे पता है कि सेहा के बहुत बड़े बड़े हैं, इसका मतलब ये क्या वो हमें छोड़ देगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। तो वो चली जाती है उसके रूम में, वो कुछ देख रहा होता है तो तुरंत ही धड़ाम से गिर जाता है और कहता है कि तुम ये अचानक से मेरे रूम में क्यों आ गई। और जू की मॉम भी कह रही होती सब ठीक है ना। तब वो कहती कि हाँ आंटी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इसका लैपटॉप खुला हुआ रहता है और फिर नज़र पड़ चुकी रहती है नौर की यहाँ पे लैपटॉप में और वो कहती है कि छी ये सब तुम क्या देख रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं ये नहीं देख रहा था, ये कोई मैं दूसरा मूवी चल गया, मैं कुछ और देख रहा था और पता नहीं ये सीन कहाँ से आ गया। लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब हो, तुमने उसे हाँ कह दिया। उसके बाद उसकी मॉम खाना लेके आ जाती है। नौर कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी फैमिली का पार्ट बना लो क्योंकि तुम्हारी मॉम खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है और तुम अगर मुझे अपने फैमिली का पार्ट बनाओगे तो तुम्हें इस खाने के साथ साथ कुछ और भी टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेगा, सिर्फ एक नहीं बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी खाने को हर रात। तो जुन कहता है कि चुपचाप रहो, ठीक है, ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश मत करो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आया रहता है रूमी के पास में, तो वो कह रहा होता है कि यार मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। तो रूमी कहती है कि बताओ क्या बोलने हैं। जुन कहता है कि देखो ना
सेहा ने मुझे बोला है कि मैं उसके घर पे आ जाऊँ पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है यार कि किसी के घर में जाया जाता है तो क्या किया जाता है, क्योंकि मैं तो कभी किसी के घर जाता ही नहीं हूँ। और फिर मैं बोलूँ उसके घर जाऊँ पढ़ाने के लिए, उससे ये बहुत ज़्यादा मतलब अजीब नहीं रहेगा? तुम भी मेरे साथ चलना। रूमी मना कर देती है और कहती है कि नहीं यार, मेरी प्रैक्टिस है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती हूँ, तुम्हें ये सिचुएशन अकेले ही संभालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जुन बेचारा बहुत मुश्किल से फंस गया रहता है तीन लड़कियों के बीच में। अब वो इंतजार कर रहा होता है, यहाँ पे वो सेहा का ही इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगी। तब तक वो आ चुकी रहती है और कहती है, ओह तुम इंतजार कर रहे थे मेरा, चलो चलते हैं, चलो आराम से चलते हैं। हाथ में हाथ डाल लेती है और फिर कहती है चलो कुछ खाते हुए चलेंगे। और फिर वो लोग फाइनली घर पहुंच जाते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ी सी गीली हो गई हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम बिल्ली के साथ खेलो, तब तक मैं आती हूँ ड्रेस चेंज करके। और ये कहता है कि हाँ ज़्यादा देर मत लगाना, क्योंकि वैसे भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा देर लगाती है। वो कहती है कि तैयार होने में थोड़ा देर तो लगता ही है ना, अच्छे से तैयार होना है ना, इसीलिए। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूमी अपने दोस्तों के साथ तो थी, मगर वो सोच रही होती है जुन के बारे में, और सोच रही होती है कि यार क्या कर रहे होंगे वो और सेहा, क्या कर रहे होंगे, कहीं वो लोग कुछ कर तो नहीं रहे, कहीं दोनों के बीच में कुछ हो तो नहीं रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सेहा तो बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा क्यों करेगी, उसका तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि अरे देखो, वो तो तुम्हारी बहन है ना, वहाँ देख रही है। नौर को पता लगता है कि अरे ये क्या, इन लोगों ने देख लिया है, तो वो भागने लगती है। तब तक वो पीछे से रूमी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही थी यहाँ पे। तब नौर कह रही होती है कि देखिए, एक तो वो अकेला चला गया, उसने कहा था कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगा, लेकिन नहीं, वो अकेला भाग गया। ऊपर से आप भी उसके साथ में नहीं गई है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे ये सेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पता है वो पक्का जुन को अपने प्यार में फंसाएगी, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े मेलन्स हैं, मैं जानती हूँ। ओहो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जुन को जो यहाँ इंतजार कर रहा होता है सेहा का। उतनी देर में वो आती है तैयार होकर और कहती है कि रुको, कपड़े पहनना अभी बाकी है, थोड़ा सा मैं, तुम इंतजार कर लो। तभी पूरा शर्मा जाता है और बाद में यहाँ पे ये लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन इसे पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर यहाँ पे ये फ्लर्ट करना भी शुरू कर देती है उसके साथ में और पूछ रही होती है कि एक बात बताओ, तुम दोनों कहीं डेट तो नहीं ना कर रहे, तुम और रूमी। और मुझे लगता है कि नाव और तुम भी डेट कर रहे होगे। तब वो मना कर देता है, साफ साफ कहता है कि नहीं, मेरा इससे कुछ भी लेना देनी है और तुम्हारा भी लेना देना नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करो। लेकिन वो कहती है मैं पढ़ाई कर लूंगी, चलो ना हम दोनों राज खोलते। तब वो कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तब बताती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किसी को पसंद करती हूँ, मगर वो गधा कहीं का मुझे ही पसंद नहीं करता है। ओह, बहुत प्रॉब्लम है। तो चलो हम दोनों एक दूसरे का एक सीक्रेट शेयर करते हैं और हम लोग उसे सीक्रेट ही रखेंगे, क्या बोलते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, अब इतना फोर्स कर रही हो तो हाँ, मैंने और रूमी ने एक दूसरे को पहले डेट किया था, लेकिन अब हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, मैं नौर को डेट नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती है वाह, तुम तो मानना पड़ेगा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के बंदे हो, मतलब तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद भी तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे से। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम कुछ भी इसमें गलत नहीं कह रही हो। अब चलो तुम कुछ अपने बारे में बताओ, अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। अरे हाँ, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा ना होने वाला बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताओ। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें उसके बारे में हिंट दे सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। तो वो बताती है कि देखो, वो हमारी ही क्लास में है, उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पढ़ाई के साथ साथ उसे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, चाय उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद तो जुन कहता है कि देखो, हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें चाय की जगह कॉफ़ी पसंद है। असल में जुन भी उन्हीं में से एक रहता है। और हाँ, पढ़ाई करने वाले तो थोड़े कम रहते हैं, मगर रहते तो हैं। तो वो कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मैं तुम्हें बताने नहीं वाली हूँ। तो वो कहता है ठीक है, चलो चुपचाप अब तुम पढ़ाई करो। लेकिन वो कहती है कि ना, इतना पढ़ने के बाद मेरा सर एकदम दर्द कर रहा है, बहुत ज़ोरों का दर्द कर रहा है, और अभी सही बोलो तो ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था, आधा घंटा मुश्किल से हुआ होगा। और वो कहती है कि मेरे ड्रॉअर में चॉकलेट रखी हुई है, क्या तुम थोड़ा सा ला सकते हो, मुझे शुगर की ज़रूरत है। तो वो चला जाता है। भाई, ड्रॉअर में चॉकलेट नहीं, कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट रहता है। और फिर वो चुपके से भाग जाती है तब तक रूम में। तब तक जुन भी आ चुका रहता है पीछे पीछे और कहता है रुको। फिर वो इस कमरे में आता है तो देखता है बड़ा खतरनाक कमरा है यार, ये तो मस्त है। तो वो बताती है कि मेरे डैड और मॉम अलग रहते हैं, अब वो दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन मेरी मॉम मेरे डैड की कंपनी के लिए अभी भी काम करती है। तो जुन कहता है देखा, इसे कहते हैं असली लव। भले दोनों सेपरेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी देखो, दोनों मतलब साथ में ही है, एक तरीके से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, तुम इस बारे में ये भी कह सकते हो, और ये एक सीक्रेट है, प्लीज़ तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। जुन कहता है कि मैं नहीं बताने वाला हूँ। वैसे ये कमरा रहता बहुत ज़्यादा शानदार है और काफ़ी सारे गैजेट्स भी रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आए रहते हैं यहाँ पे मॉल में, क्योंकि बर्थडे आने वाला था ना, और बर्थडे के लिए गिफ्ट भी लेना रहता है। और जुन यहाँ पे सोच रहा था कि मैं उसे क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। सेहा कह रही होती है कि तुम उसे वो गिफ्ट दे सकते हो, हाँ देखो कितना अच्छा टेडी बियर है और इतनी सारी चीज़ें भी है यहाँ पे। वो कहता है कि हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, और ये दोनों भी यहाँ पे आए हुए रहते हैं गिफ्ट लेने के लिए। तुम लोग समझ रहे हो ना कि इसका बर्थडे आने वाला है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रूमी को, जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस के बाद थकी हुई थी। तभी पिक आता है उसके पास और वो पिक देखती है। तो सेहा और जुन का यहाँ पे पिक होता है हुआ है एक दूसरे को खिलाते हुए। यार ये पिक जो रहता है ना, बहुत खतरनाक रहता है उसके लिए। वो सोचती है कि कहीं ये फंसा तो नहीं ना रही है मेरे प्यारे जुन को। तभी अब इन तीनों की एक हाई लेवल मीटिंग बैठती है, जहाँ पे
नौर कह रही होती है कि देखिए दीदी, मुझे तो इसके ऊपर पहले से ही शक है, मैं इस लड़की को जानती हूँ अच्छी तरीके से, ये पक्का जून को फंसाने की कोशिश कर रही है और मैं इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि मेरे ज़्यादा बड़े हैं, उसके नहीं, मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ, वो नहीं। लेकिन रूमी कहती है कि तब नाव कहती है मैं जाऊँगी, खुद चेक करूँगी, और फिर वो चली जाती है उसे चेक करने के लिए। हालांकि जब सेहा से वो मिलती है तो सेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि ओ नाव तुम भी आई हो, चलो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा हुआ, आज हम लोग बोर नहीं होंगे, आज हम लोग तीनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो नाव खुद ही हैरान हो जाती है और जून कहता है देखा वो अच्छी है। फिर जब अंदर आती है तो उसे बिल्ली दिखाई दे देती है और बिल्ली के साथ वो खेलती है। भाई बहुत देर तक वहाँ पे बिल्ली के साथ वो खेल रही होती है और बहुत ज़्यादा खेलने के बाद फिर वो सो चुकी रहती है। वो लोग तो अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं। इतनी देर में क्या होता है कि उसकी मॉम भी आ चुकी रहती है सेहा की। तो वो जाती है, उसकी मॉम कहती है अरे तुम ही वो लड़के हो जो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाता है। आजकल के लड़के मानना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ही हैंडसम होते हैं। वैसे आजकल के लड़कों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर थोड़े नादान होते हैं, वो पढ़ ही जाते हैं लास्ट में। बस आगे पीछे थोड़ा होना चाहिए तो वो आराम से पढ़ जाएंगे। तो सेहा कहती मॉम आप ये क्या बातें कर रही हैं। और फिर जैसे ही उठती है वो जाके सीधे उसे गले लगाती है, कहती तुम कितनी प्यारी हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग घर जा रहे थे। सच बोलूं तो अंदर से नाव बहुत ज़्यादा खुश रहती है, इसलिए नहीं क्योंकि सब चीज़ अच्छा बीता, इसलिए क्योंकि सेहा किसी और को पसंद करती है और जो जुन है उसका भी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ये खुश होती है कि आइट अब मैं और दीदी ही बचे हैं। जुन चूज कर रहा था गिफ्ट, किसके लिए? ऑफ कोर्स रूमी और नाव के लिए, क्योंकि दोनों का बर्थडे साथ में रहता है, दोनों ट्विंस है ना, तो एक ही दिन में दोनों पैदा हुई होगी। तो वो यहाँ पे बोतल को चूज करता है। लेकिन जो मोरिकावा रहता है वो कहता है कि इतने सारे स्टफ टॉय हैं, तुम इनमें से कोई भी स्टफ टॉय को चूज कर सकते हो, लेकिन नहीं यार तुम तो एक बोतल को चूज कर रहे हो। और फिर वो बताने लगता है बहुत सारी चीजों के बारे में। और इधर हमें रूमी और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि दोनों ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। और फिर रूमी अपनी दोस्त से पूछती है कि तुम्हारे वाला का मतलब कैसा चल रहा है, क्या तुमने उससे प्रपोज किया या फिर तुमने उससे कुछ बोलने की कोशिश की? तब वो बताती है कि हाँ, वो जब बास्केटबॉल खेलता है ना यार, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैंने उससे प्रपोज किया, मतलब उसने भी हाँ बोल दिया है कि वो भी मुझे पसंद करता है। लेकिन अब मुझे उसे पसंद करने के साथ साथ उससे नफरत करने की भी काफी वजह मिल गई है, क्योंकि वो बहुत एक्टिंग बाज है, सही बोलूं तो। और तुम अपने ऊपर ध्यान दो रूमी। और रूमी का तब तक मैसेज भी आ चुका रहता है, जुन का मैसेज। तो वो तुरंत ही जाती है क्योंकि जुन ने उसे बुलाया रहता है और कहता है कि आ जाओ। तो वो कहती क्या हुआ? तब बताता है कि देखो मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, आज वो परफेक्ट दिन भी नहीं है जिस दिन मुझे तुम्हें वो गिफ्ट देना चाहिए, मगर कल तुम्हारा मैच है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मैच अच्छी तरीके से दो और पूरी जी जान लगन से दो, ताकि तुम उस मैच को जीतो, क्योंकि तुम्हारा मैच टफ है। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक बोतल रहता है और वो बताता है कि तुम मिडिल स्कूल से एक ही बोतल इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नया बोतल लेके आया हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है, भाई से हक कर लेती है आगे सीधे और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं पहले जैसा तुम्हारे साथ मतलब रहना चाहती हूँ, जैसा हम लोग पहले किया करते थे, पहले हक किस किया करते थे और बात किया करते थे, बिल्कुल उसी टाइप से रहना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी रहना चाहता हूँ। उसके बाद तो भाई दोनों पकड़ के एकदम जोरदार किस कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जब घर आती है तो नाव से पूछती कि कहाँ थी तुम। तभी बताने लगती कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ प्रैक्टिस थी तो वहीं पे मैं बिजी थी थोड़ा सा, अब कल मैच है ना मेरा, इसीलिए। तो नाव कहती अच्छा। लेकिन वो ज्यादा देर सुनती नहीं है इसका बात और तुरंत ही वहां से चली जाती है। तो रूमी फिर उसके कमरे में आती है और कहती कि क्या हुआ? तो नाव कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब रूमी उसे पूरा बताने लगती है कि मुझे जुन ने गिफ्ट दिया है, मतलब उसने बोला कि कल मेरा मैच है, इसलिए उसने मुझे बर्थडे के पहले ही गिफ्ट दे दिया। तो नाव कहती कि तो तुम्हारा ये आदत कब जाएगा यार? मैं तुमसे गुस्सा थोड़ी हूँ या फिर मैंने तुम्हें कुछ बोला थोड़े, तुम हमेशा मुझे सारी बातें क्यों बता देती हो? मैंने नहीं बोला कि तुम्हें उसने गिफ्ट दिया तो मुझे बुरा लग रहा है। तो फिर रूमी चली जाती है और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो बहुत खुश रहती है क्योंकि इसका मार्क्स बढ़ गया था। इतनी ज्यादा खुश रहती है कि नाव वहां पे आती है तो उससे भी कहती है आ जाओ डार्लिंग, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम है ना। तो वो चली जाती है। फिर नाव इसके पास में आती है और कहती है कि बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पे ये लोग बारिश के अंदर फंस चुके थे। किसी भी तरीके से भींगते भागते ये लोग फाइनली घर में पहुंच चुके थे और काफी ज्यादा गीला हो गए थे। तो जब वो अपना पैर पोंछ रही होती है तो इस बंदे को बहुत ज्यादा शर्म आती है और ये गिफ्ट निकाल के पटाख से दे देता है। कहता है कि हैप्पी बर्थडे, आज इनका बर्थडे रहता है ना इसीलिए। तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वाह यार ये कोआला कितना ज्यादा बढ़िया है। फिर जुन उस कोआला की एबिलिटी बता रहा होता है कि जो असली कोआला होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी एबिलिटी के बारे में बताता है और कहता है मुझे माफ करना अगर तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आया तो। लेकिन वो एक और गिफ्ट देता है जो कि चश्मा रहता है और कहता है गेम खेलने में तुम्हारा मदद करेगा, इससे तुम्हारी आंख पे कम असर पड़ेगा। ये देख के नाव एकदम हैरान हो जाती है और कहती है ये तो वही चश्मा है ना जो तुम भी लगाते हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो इसका मतलब हम दोनों एक साथ ट्विनिंग कर रहे हैं। वो कहता है कि हाँ तुम ये भी मतलब कह सकती हो, लेकिन ऐसा कहना सही बात नहीं रहेगा, ये अजीब बात है। फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने मतलब दीदी को भी गिफ्ट दिया था कल। तो वो बता देता है, सारी बातें बता देता है कि हाँ मैंने मैच से पहले उसे गिफ्ट दिया ताकि उसका मैच अच्छा जाए, इसलिए मैंने दिया। फिर वो उसके पास आ जाती है और करीब आते हुए कह रही होती है कि मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मतलब वैसे ही रहूँ जैसे मैं पहले रहा करती थी।
हम लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लोज तरीके से रहेंगे। तो वो उसे हक की रहती है बहुत ज़ोर से और कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। तब ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे जुन का समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किसे पकड़ना चाहता है और किसे छोड़ना चाहता है, और ये इसे ज़ोर से हक भी करता है। उसके बाद तो भाई ये नॉटी नॉटी हरकतें करने लगती है। तब वो कहता है कि चलो मैच देखने चलते हैं उसका। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग यहाँ पे घर पे रहते हैं और आज तो भाई बर्थडे का वो रहता है, तो ये पता नहीं लोग का बर्थडे कब रहता है और गिफ्ट कब कब मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जुन खाना खाने आया था और फिर अब वो जाने वाला रहता है। तो दोनों बहनों में से रहता है कि कौन इसे छोड़ने के लिए जाएगा। तो रूमी कहती मैं जाऊंगी और नावरी कहती है कि मैं जाऊंगी। फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा डिसाइड हो जाता है कि चलो दोनों साथ में चलते हैं, इसे छोड़ के आते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फोर आइज भी उसके लिए गिफ्ट लेके आई रहती है, जो कि ये नाव काफ़ी खुश रहती है क्योंकि फोर आइज उसके लिए बहुत सारा खाने का आइटम लेके आई रहती है। और खाना तो नाव को बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए तो वो इतनी ज़्यादा मोटी होती जा रही थी। ज़्यादा स्वीट्स खाने से वो ज़्यादा मोटी होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो खाने से बाज नहीं मान रही थी। फोर आइज कहती है कि तुम्हारे लिए एक और स्पेशल गिफ्ट है, वो अभी आने वाली होगी। तब वो समझ नहीं पाती किसके बारे में बात कर रही। तब तक हम देखते हैं यहाँ पे आ चुकी रहती है हमारी शेना, और शेना उसके लिए गिफ्ट लेके आई रहती है। कहती है कि रूमी और तुम्हारे लिए दोनों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्मेटिक्स लग रहा होता है। तो नावरी कह रही होती कि क्या मुझे इसे लेना चाहिए। तो वो कहती है कि इसे हमने खुद बनाया है, मेरी मॉम ने बनाया है इसे, और ये अभी फ्री सैंपल के तौर पे, तो तुम इसे रख सकती हो। ये बहुत ज़्यादा मतलब महंगा लग रहा था, लेकिन फ्री में दे देती है क्योंकि सैंपल रहता है ना। फिर यहाँ पे बातें बात में हमें ये पता चल जाता है कि जो शीना है वो बहुत पहले से नावरी से दोस्ती करना चाहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से ही दोस्ती करना चाहती थी। और यहाँ इन दोनों ने मिलकर नावरी को पागल बना दिया रहता है, क्योंकि फोर आइज और शीना ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो ऐसा ऐसा करेंगे तो जो शीना है वो उसके क्लोज चली जाएगी नावरी के। तो यही प्लान वो उसे बता रहे होते हैं कि हाँ देखा, हमने यही प्लान बनाया था। तब नावरी को समझ में नहीं आता, तुम दोनों ने मुझसे दोस्ती करने के लिए मतलब ये सारा प्लान बनाया, तुम लोग यार बहुत ज्यादा अजीब हो। उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे अच्छा भी लग रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मैच में रहते हैं और रूमी का वहां पे मैच रहता है। तो रूमी यहाँ पे मैच में काफ़ी अच्छा कर रही थी, बस 30 सेकंड यहाँ पे बचे हुए रहते हैं और फिर देखिए भाई ये तो मस्त गोल कर देती है और ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमी काफ़ी टेंशन में थी। नावरी वहाँ पे आती है और कहती कि क्या हुआ था। वो बताती कि मेरा मैच है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा। लेकिन नावरी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने ही तुम्हें इस गेम से इंट्रोड्यूस करवाया है, तो तुम इस गेम को अच्छा खेलना पड़ेगा। पास्ट में हमें फिर से दिखाया जाता है कि जब ये छोटी थी तो रूमी के पास एक बॉल आया, उसे खेलना काफी अच्छा लगता था। तो नावरी उससे कहती है कि तुम्हें अगर बॉल से इतना खेलना अच्छा लगता है तो तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं ट्राई करती हो, तुम्हें मजा आएगा। और फिर हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे रात में दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश थी। आज रूमी का मैच चल रहा था, मगर मैच की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। रूमी की टीम बहुत ही बुरी तरीके से हार रही होती है, मगर इन लोगों को विश्वास रहता है कि रूमी की टीम जीत जाएगी, वो अगले हाफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। मगर घंटा कुछ नहीं हो पाता है, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। तो रूमी बेचारी मुंह बना के यहाँ पर बैठी हुई रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और फिर सोचती है कि मुझे अब जाना चाहिए, लेट हो गया। तभी बीच में उसे मीजू मिल जाता है, जो कहता है कि कोई बात नहीं यार, दूसरी वाली टीम बहुत मुश्किल थी, हार्ड थी, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा सा खेलना चाहिए, ठीक है, अगली बार तुम अच्छा से करना। लेकिन रूमी को यहाँ पे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीजू। और ये मीजू अजीब बनना रहता है, कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, आई लाइक यू, और ये कह के भाग जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि नावरी प्लान बना रही थी एक क्लब बनाने का, मतलब क्लास में क्लब्स होते हैं ना, ये कभी पेंटिंग क्लब कभी म्यूजिक क्लब, इसलिए नहीं क्योंकि इसे पढ़ाई करनी थी या फिर कुछ एक्टिविटी करनी थी, नहीं नहीं नहीं, इसे बस बात करनी थी, वो भी किससे, जुन से बात करनी थी, इसलिए ये लोग क्लब बनाने का सोच रहे होते हैं। मगर मोरी कह रहा होता है कि अच्छा हम लोग क्लब बनाएंगे तो मतलब क्लब में सुंदर सुंदर लड़कियां तो होनी चाहिए ना, मतलब यार तुम्हें तो पता है क्लब के रूल्स क्या होते हैं, और क्लब में एकदम मस्त मज़ेदार, मुझे तो लगता है कि क्लब में जो लड़कियां होंगी वो मज़ेदार होंगी। क्यों नावरी कहती है कि मुझसे ज़्यादा मज़ेदार थोड़ी ना हो सकती, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, क्लब की लास्ट लड़की कोई बहुत ही अमीर घर की होनी चाहिए, कोई मज़ेदार। तब वो कहती है किसके बारे में बोल रहे हो। तब तक वहाँ पे ये दोनों आगे रहते हैं और दोनों एकदम चिपक चुके रहते हैं और कहते हैं कि हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हारे क्लब को पूरा करेंगे, क्योंकि क्लब को पूरा करने के लिए 4-5 मेंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फाइनल हो चुका रहता है। जुन ने कहा था कि ठीक है अब हमारा क्लब बन जाएगा, लेकिन बनाएंगे क्या यार, हम लोग बात करने के लिए सिर्फ क्लब थोड़ी ना बना सकते हैं, हमें कोई टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जुन के पास पहले से ही आइडिया रहता है, वो यहाँ पे बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है रूमी को, और रूमी के साथ उसकी फ्रेंड भी आ चुकी रहती है। तो वो अपनी फ्रेंड को हक करती है और बताती कि देखना यार, उस मीजू ने मुझसे ये बोला कि वो मुझे लाइक करता है, अब मैं क्या करूँ, बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि देखो इसके बारे में तुम्हें अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर एक बार उससे अच्छी तरीके से बात कर लेना चाहिए। मगर यहाँ पे ये घबराई हुई थी, लेकिन वो रूमी को समझाती है कि देखो घबराने से कुछ नहीं होगा, जाओ जाके उससे एक बार अच्छी तरीके से बात कर लो, काम हो जाएगा। फिर रूमी जाती है मीजू के पास में, तो वहाँ मीजू कह रहा होता है कि क्या तुम डेट कर रही हो जुन को। तो वो कहती है कि नहीं। तो क्या तुम्हारी बहन डेट कर रही है उसे। तो वो कहती है कि नहीं, वो बस उसे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मीजू कहता है उस दिन देखा था, नावरी उसे हक की थी।
और वो भी उसे हक करके रखा था। तो वो बताती है कि नहीं, उस दिन नाउरी ने उससे ज़बरदस्ती हक किया था और कुछ भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोलता है ये कि चल ना हम दोनों डेट करते हैं और हम दोनों अच्छे से डेट करेंगे। मतलब मुझे नहीं पता है कि अब तुम लोग का तो रिलेशनशिप है नहीं, तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी? मैंने जगह और टाइमिंग सारा एकदम सेट कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और ज़्यादा बोल पाता, रूमी की फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है। तो वो कुछ कहता नहीं है और तुरंत ही चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है वो सारी बातें बताती है अपनी दोस्त को। तो वो कहती है कि देखो वो तुम पे चांस मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा और तुम्हें जुन के साथ सारी चीज़ों को एकदम सेटल करना पड़ेगा। जितनी जल्दी सेटल करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए भी, जुन के लिए भी और नाउरी के लिए भी, वरना तुम लोग काफ़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। लेकिन रूमी को तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। रूमी और मीजू यहाँ साथ में रहते हैं। वो मीजू को साफ साफ कह देती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डेटिंग पे नहीं जा सकती हूँ, ना ही तुम्हारे साथ घूमने पे जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहा होगा क्योंकि तुम जुन को मतलब पहले डेट कर चुकी हो, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोग नॉर्मल दोस्तों की तरह वापस से घूमने चल सकते हैं। लेकिन रूमी इसके लिए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी और कह रही थी कि नहीं, मुझे इसके बारे में मतलब नहीं पता, अभी मैं कुछ तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तो उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। मीजू को सोच रहा था कि नहीं यार, मुझे अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, देखो मेरी वजह से ये सब गलती हो गई। रूमी कहती है कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, प्लीज़ अभी मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन्हें मिल गया था, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि जो क्लब ये लोग बना रहे हैं उसी टाइप का क्लब कोई और भी बना रहा है जो कि इनका सीनियर रहता है, मतलब सीनियर क्लास रहता है वो। और यहाँ ये लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कैसे करें, हमें उस पोजीशन को हासिल करना पड़ेगा। मगर शेहा कह रही होती है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उससे पहले ही जाके बात करके आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार तुम लोग जाओगे बात करोगे और मैं इस बार नहीं जाने वाली हूँ बात करने के लिए, ठीक है। और ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम क्यों नहीं जाओगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुम जाओगी, ठीक है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ रूमी बात कर रही होती है और तब तक उसे याद आ रहा होता है कि क्या क्या हुआ था। और फिर वो कॉल लगा देती है सीधे हमारे जुन को, जहाँ पे वो जो जुन रहता है वो बोल रहा होता है कि क्या हुआ। और वो कह रही होती है कि यार उसने मुझसे बोला है चलने के लिए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जुन कहता है कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और ना ही हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो इसमें मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, तुम्हें नहीं जाने का मन है तो तुम मत जाओ, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड होता है कि तुम क्या करना चाहती हो। और ये बोल के भाई वो उसका एकदम दिल दुखा देता है रूमी को तो एकदम यहाँ पे रोना आ चुका रहता है। लेकिन वो रोती नहीं, कहती कि जरा मेरी बात तो सुनो एक बार, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि एज अ फ्रेंड क्या हम लोग जा सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। बहुत ही रूड तरीके से यहाँ से वो उससे बात करता है। तो उसकी आंखों में एकदम पूरा आंसू आ जाते हैं और वो फ़ोन भी कट कर देती है और फिर रोने लगती है, बहुत ज़ोरों का रोने लगती है। फिर बाद में नावरी आती है वहाँ पे और देखती है कि दीदी रो रही है, तो वो उसे हक करती है और कहती है कि चुप हो जाओ। और फिर कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने उसे कॉल इसलिए किया था क्योंकि तुम चाहती थी कि वो तुम्हें रोके, ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो तुम्हें अपना मानता है या फिर नहीं मानता है। लेकिन उसने तुम्हें कह दिया कि जो तुम्हारा मर्जी तुम वो कर सकती हो, क्योंकि तुम उसकी कुछ भी नहीं लगती हो, भी रिलेशनशिप में भी नहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात पे सही है। रूमी को बहुत बुरा लग रहा होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, और नावरी को भी बुरा लग रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पर ये दोनों आ चुके रहते हैं, जहाँ पे हमारी सेहा कह रही होती है कि ठीक है चलो, तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सेहा कह रही होती है कि मैंने तो उससे उसी दिन बात कर ली थी, आज तुम लोग की बारी है भाई, तुम लोग जाओगे उससे बात करने के लिए, मैं नहीं जाने वाली हूँ उससे बात करने के लिए। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि तुमने उससे क्या बात की थी। हाँ, तो वो कुछ भी नहीं बताती, कहती कि नहीं मुझे कुछ काम है तो मैं चली जाऊंगी, तुम लोग जाना उससे बात करने के लिए। तो नावरी को लग रहा होता है कि यार पता नहीं इसने उस सीनियर से क्या बात कर ली होगी जो ये जा ही नहीं रही हमारे साथ में। जुन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग बात नहीं करोगे तो मैं बात कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नावरी को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है यार, क्योंकि वो सीनियर से क्लब रूम मांगने जा रही है और दोनों में से किसी एक ही का ये क्लब रूम होने वाला है। तो नावरी भी थोड़ा सा सहमी हुई थी, वो बता नहीं रही होती है, लेकिन जुन को पता चल चुका रहता है उसका चेहरा देख के, क्योंकि ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ बनती है, लेकिन नहीं यहाँ पे तो वो एकदम ढेर हो गई रहती है बुरी तरीके से। फिर जुन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग सब शांत रहो, मैं जाकर उससे बात कर लूँगा। तो अब वो लोग जाने लगते हैं। जब जाते हैं तो भाई ये एकदम पीछे छुपी हुई रहती है उसकी, और फिर यहाँ पे उसे वो सीनियर दिख चुका रहता है। तो जुन उसके पास जाता है और कहता है कि देखिए हमें मतलब क्लब रूम चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पहले से इस बात को पता है, देखो हम दोनों में से क्लब रूम किसी एक का हो सकता है, लेकिन ये क्लब रूम तो अभी हमारा है और मेरा ही है ये क्लब रूम, तो मैं तुम लोग को क्यों दूँ ये क्लब रूम। तो जुन कहता है देखिए स्कूल का क्लब रूम किसी एक का नहीं हो सकता, कोई भी चाहे तो उसे ले सकता है। लेकिन फिर वो कहता है कि ना ये हमारा है, हम लोग तुम्हें नहीं देने वाले। तो जून कहता है कि ठीक है चलो हम लोग एक चैलेंज करते हैं, जो जीतेगा उसका हुआ। तो वो बंदा कहता है कि जो जीतेगा इसका मतलब क्या है, ये क्लब रूम पहले से ही मेरा है
और अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर तुम लोग जीतते हो तो तुम्हें ये क्लब रूम मिल जाएगा। तो तुम बताओ आखिर मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोलता है कि मैं तुम लोग की चेस वाले क्लब में आ जाऊंगा। तो वो कहता है कि क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि तुम हमारे चेस वाले क्लब में आ सकते हो? जून कहता है कि हाँ, मैं तुम लोग के चेस वाले क्लब में आ जाऊंगा। और इस बंदे को ही पता था कि जून बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और होशियार है, तो वो चेस वाले क्लब में आराम से आएगा और इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई स्टेटस हो जाएगा। तब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं खुद से अपना अपोनेंट चुनूंगा। और फिर वो नावरी को चूज करता है, कहता है कि क्या तुमने चेस खेला है? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने चेस खेला है। तो वो कहता है कि ठीक है, आज से 10 दिन बाद हमारा मैच होगा, तुम्हें ये 10 दिन प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। नावरी कहती है कि अच्छा, बस 10 दिन? मैं 2 दिन में ही काम कर दूंगी और इससे डिसाइड हो जाए कि क्लब रूम किसे मिलने वाला है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने यहाँ पे बोल दिया 2 दिन। आगे जब वो लोग सभी साथ में जा रहे होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें खेलना भी आता है क्या चेस? तो वो कहती है कि हाँ, बचपन में मैंने खेला है, तुम्हें याद तो है ना जून? जून कहता है कि हाँ, तुमने खेला तो है, मतलब खेला क्या था? बस देख रही थी और कुछ भी नहीं। नावरी कहती है कि देखना, मैं उसे हरा दूंगी और वैसे भी 2 दिन मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि 2 दिन मुझे तुम्हारे साथ चिपक के रहने का मौका जो मिलने वाला है जून, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जून कहता है कि ये सब वो सब सोचने का नहीं है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है रूमी को। वो मोबाइल देख रही होती है और उसे पहले वाली बात याद आ रही होती है, जहाँ पे नावरी उसे कहती है कि तुमने उसे कॉल तो किया, मगर देखो यहाँ पे सब चीज़ कितनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई। मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि देखो, जो भी हुआ ठीक हुआ, तुम भी अपने तरफ से ठीक हो और वो भी अपने तरफ से ठीक है, लेकिन तुम उसे टेस्ट कर रही थी। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? रूमी कहती है कि हाँ, मैं उसे टेस्ट कर रही थी कॉल लगा के, लेकिन उसने पता नहीं क्या समझा और उसने मुझसे बहुत ही ऐसे तरीके से बात किया। तो नावरी कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तुम लोग जाकर एक बार अच्छी तरीके से बात क्यों नहीं कर लेते हो, तो काम पूरा हो जाएगा। तो ये बात अब रूमी के दिमाग में घूम रही होती है भाई, बहुत बुरी तरीके से। और आगे हम देखते हैं कि रूमी यहाँ पे जब अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है, ये लोग खेलने के बाद अपना रहते हैं लॉकर रूम में, तो यहाँ पे मीजू के बारे में बात छिड़ जाता है कि मीजू ने तुमसे डेट के लिए पूछा ना? तो वो कहती है कि हाँ, मुझसे उसने डेट के लिए पूछा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक और लड़की रहती है, ठीक है, जो मीजू का नाम सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है। तो रूमी उससे पूछती है, तब वो लड़की बताती है कि मैं और मीजू मतलब डेट कर चुके हैं, करीबन 1 हफ्ते तक हमने उस डेट किया था एक साथ में, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़ दिया, ये बोल के कि उसे कोई और लड़की पसंद है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्या मीजू ने तुम्हें छोड़ दिया? और शायद वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूमी ही हो सकती है। तब ये लड़की बताने लगती है, मतलब रूमी की जो फ्रेंड रहती है, कि मैं चाहती हूँ रूमी कि तुम क्या उसके साथ डेट पे जाओगी? ये सुन के रूमी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे बदले जाकर उससे पूछ लोगी क्या कि आखिर उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या वो मुझे डेट करना चाहता है या फिर नहीं? तो रूमी कहती है ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कर दूंगी। और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है हमारे जुन को, जो कि नावरी को यहाँ पे चेस सिखा रहा होता है, मगर नावरी तो यहाँ चेस सीखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहती। ये चेस नहीं सीख रही होती, ये बस टाइम पास कर रही होती है। और जुन सोच रहा होता है कि अगर ये नहीं सीखेगी अच्छी तरीके से, तब तो हमारा काम तमाम हो जाएगा यार, हमारा क्लब खत्म हो जाएगा। और फिर वो उठ के जाता है, मोबाइल पे मैसेज आया था, तो ये भी पीछे से आ जाती है और कहती है कि आज रात में यहाँ रुक सकती हूँ? वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं रुक सकती हो। वो कहती है लेकिन हम लोग बचपन में तो रुका करते थे, एक ही साथ सोया करते थे बेड पे, तब तो तुम कुछ नहीं कहते थे। जुन कहता है कि उस वक्त की बात अलग थी, लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और अभी हमें बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा अलग है। तो वो उसे एकदम चिढ़ाने लगती है और कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ। आगे अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि दोनों साथ में बैठे हुए रहते हैं। तो जुन माफ़ी मांग रहा होता है, कहता है कि प्लीज़ यार, तुम मुझे माफ़ कर देना, मतलब उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, बुला भरा बोल दिया। तुमने मुझसे एडवाइस मांगी थी, लेकिन मैंने तुम्हें वैसा वैसा बोल दिया, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था। वो कहती है कोई बात नहीं। तो जून कहता है कि तुम चाहो तो जा सकती हो, देखो वो भी मेरा दोस्त है यार, मैं उसके बारे में कैसे कुछ बुरा बोल सकता हूँ, मीजू भी मेरा दोस्त है। यहाँ पे ये भी माफ़ी मांगती है रूमी और कहती है हाँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, प्लीज़ तुम मुझे भी इसके लिए माफ़ कर देना। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या मैं उसके साथ मतलब जाऊँ डेट पे? ये एकदम फ्रेंडली डेट होगा। तो ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है जून और कहता है क्या तुम सही में उसके साथ डेट पे जाओगी? मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि तुम उसके साथ डेट पे जाओगी। तो वो कहती कि नहीं, मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसी के लिए जा रही हूँ डेट पे, मुझे कुछ कुछ सवाल के जवाब चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। फिर ये मीजू के पास जाती है और कहती है कि ठीक है, चलो घूमने। मीजू कहता है मैं उसे लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। जैसे ही ये मैसेज जून के मोबाइल पे आता है, वो कहता है कि माफ़ करना, मैं चेस मैच में नहीं जा सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे चेस में अभी जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए अभी रूमी के पास में, क्योंकि वो मीजू से लेके बहुत ज़्यादा सीरियस और मैं भी उसे लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। नावरी कहती है ठीक है, तुम चाहो तो जा सकते हो, मुझे पता है कि तुम कितना ज़्यादा सीरियस हो रूमी को लेके, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, सब चीज़ तुम अच्छे तरीके से करना। वो कहता है कि हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे चेस मैच देखने के लिए। तो वो कहती है ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जा कहाँ रहे हो, कम से कम मेरी गुड बाय किसी तो देके जाओ। तो वो उसे गाल पे किस करता है। तो वो कहती है कि गाल पे क्या किस कर रहे हो, गाल भी कोई किस करने वाली चीज़ है? तो वो कहता है कि क्या यहाँ पे मतलब कुछ लोग हो सकते हैं, देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। नावरी कहती है तुम्हें शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर किस किस तरीके से किया जाता है। फिर वो उसे पकड़ती है और एकदम भाई बहुत ही प्यारे तरीके से उसे किस कर लेती है और कहती है कि जाओ अब। वो चला जाता है और इधर में इन दोनों को दिखाया जाता है। तो जाते जाते शुरुआत
शुरुआत में ही वो कह देता है कि क्या तुम दोनों मतलब तुमने डेटिंग किया था, तब वो कहती है कि हाँ हमने डेटिंग किया था, लेकिन फिर मैंने उसे डंप कर दिया। और फिर ऐसे ही कुछ कुछ बेकार बेकार सवाल मीजू उससे पूछ रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, मतलब उस लड़की के बारे में बताता है जिसकी दोस्त रूमी रहती है। तो वो कहता है कि वो मुझे प्यार करती थी लेकिन मैं उसे पसंद उतना नहीं करता हूँ, हमने 2 दिन डेटिंग की, उसने मुझसे कहा कि हमें 1 हफ्ते तक डेटिंग करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार 2 दिन में ही मेरा मन भर गया है, तो मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम्हारे और जुन के साथ भी बिल्कुल कुछ वैसा ही सीन हुआ होगा, क्यों है ना। रूमी कहती है कि नहीं बात वो नहीं है, बात बहुत ज़्यादा ही अलग है। ये सुन के मीजू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है तो तुमने उसे डम क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि अपनी बहन के लिए तुमने उसे डम किया था। तो वो कहती कि नहीं मुझे नहीं पता है, अभी हम लोग डिसीजन में हैं, अभी हमने डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लिया है कि आगे चल के हमें क्या करना है क्या फिर नहीं करना है। तो वो कहता है कि ठीक है चलो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग दोनों मतलब एक साथ है, तो चलो हम दोनों साथ में मिलकर घूमते हैं। उसके आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फोरा इसको, जो कि नाउरी के साथ चेस खेल रहा होता है। यहाँ ये अपना चाल चलती है और ये मस्त खेल रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें ये जुन ने सिखाया, मुझे यकीन नहीं होता है कि जुन ने तुम्हें 2 दिन में मतलब इतना सिखा दिया। वो कहती है कि हाँ उसने बहुत अच्छा सिखाया। तब ये कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम जीत गई, ठीक है मान लो तुम जीत गई, मैं तुम्हें दे देता हूँ क्लब, तुम रख लो इस बात को, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह 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 नाउरी जीत गई। लेकिन वो कहता है कि रुको रुको रुको, इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम लोग को क्लब दे दिया है लेकिन मैं अभी भी मैच को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये बात उनको समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। फोरेस्ट कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए मैंने तुम लोग को क्लब दे दिया है, मैं अब उस क्लब को नहीं लूँगा और ना ही हमारा कोई टीम मेंबर लेगा। ये सारी बातें सुन के वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये मैसेज जुन के पास भी चला जाता है। वो भी हैरान था और सोच रहा था कि अरे नहीं मतलब वो चाहता क्या है भाई। और आगे हम देखते हैं कि वो देख लेता है और सीधे दौड़ के इन दोनों के पास में आ चुका रहता है। कहता है कि ओह जुन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ। तो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मीजू कहता है मैंने इसे बुलाया। तभी बताता है कि उस दिन जिस दिन तुमने मुझे डम किया ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मैं उस रात सो नहीं पाया था, पूरे हफ्ते मैं सो नहीं पाया था, मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि मैं तुम्हें और नाउरी को लेकर दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, और मैं हो भी क्यों ना, क्योंकि तुम दोनों मेरे बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मैं दोनों से प्यार करने लगा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स किस तरीके से कन्फेस करूँ, लेकिन किसके सामने करूँ, तुम्हारे सामने करूँ या फिर नाउरी के सामने में करूँ। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी भी थोड़ा सा वक्त चाहिए यार, मुझे चूज़ करने दो तुम दोनों में से, मैं पक्का चूज़ करके तुम्हें बता दूंगा, बस कुछ साल वेट करो मेरा। उतनी देर में मीजू कहता है वाह अरे वाह, मानना पड़ेगा तुम कैसे इंसान हो यार, तुम्हें अभी चूज़ करना चाहिए। देखो या तो तुम रूमी को लेके अभी चले जाओ या फिर तुम नाउरी के पास चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी लोग क्या ऐसे लाइन में इंतज़ार करते रहेंगे तुम्हारी वजह से? और भी लोग हैं ज़माने में, सबको मौका मिलना चाहिए, तुम ही हो क्या जो अकेले सब पे हाथ मारोगे? तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुन भी कंफ्यूज हो गया था। फिर मिज़ू कहता है कि देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करने का मन है तुम करो, लेकिन जल्दी करो, मुझसे इंतज़ार नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि नाउरी आज घर पे नहीं आई थी, नाउरी गई रहती है शीना के पास में उसी घर में। तो यहाँ पे आज मीट भी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ रहता है। तो रूमी कहती है तो हम लोग क्या करें, मीट तो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। तब उसकी मॉम कहती है कि चिंता मत करो, नाउरी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग जुन को बुला लेंगे। फिर जुन आ चुका रहता है और वो खाता है, फिर पूछता है नाउरी के बारे में, वो बताती है। और फिर खाना खाने के बाद वो कहती है कि चल ना बाहर चलते हैं, कुछ खरीदना है मुझे। तो अब वो लोग चले जाते हैं बाहर कुछ खरीदने के लिए। तो वो कहता है कि क्या काम था तुम्हें मुझसे। तो वो कहती है कि मुझे काम वाम कुछ भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ टहलना चाहती थी, बाहर में घूमना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। फिर दोनों मस्त टहल लेते हैं और फिर फाइनली रात हो चुकी रहती है। तो वो जाता है और रूमी को छोड़ देता है उसके घर पे, और फिर टाटा गुड बाय कहने के बाद वो भी चला जाता है। बगल में ही तो इसका भी घर रहता है। जब ये जाता है तो कोई रहता है जिसे देख के ये डर गया था। तब ये कोई और नहीं नाउरी रहती है और कहती कि ज़रा चुप रहो यार, इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो बोलती है कि मैं यहाँ पे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आई हूँ, आज डिसीजन होके रहेगा। नाउरी कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ, मैं आज यहीं पे रहूँगी। तो वो कहता है क्या बात कर रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं यहीं पे रहूँगी। तो कहता है कि ठीक है, आज वैसे ही मेरे पेरेंट्स नहीं रहने वाले हैं घर पे, तो तुम चाहो तो रह सकती हो। नाउरी कहती है कि इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों बैठे हुए रहते हैं। तो वो कहती है कि बहुत बदबू आ रही है, तुम्हें नहाना चाहिए। वो कहता है नहीं तो, लेकिन वो कहती है कि हाँ तुमसे बहुत बदबू आ रही है, जाओ जाकर पानी गर्म करो और फिर नहा लेना, वैसे ही बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लेकिन जू कहता है यार कोई भी गंदी स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो चला जाता है। भाई यहाँ पे पानी गर्म करके भी वो तुरंत ही आ चुका रहता है क्योंकि उसे टाइम नहीं लगता है। और फिर ये कहती है कि मैं भी थोड़ी देर के बाद नहाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, और थोड़ी देर के बाद पानी गर्म हो जाता है। तो वो कहती तुम पहले जाओ। जू कहता है ठीक है, मुझे देखने के लिए मत आ जाना नहाते हुए। तो कहती मुझे बोलना चाहिए था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो तो चला गया था और लेकिन अचानक से यहाँ पे लाइट कट गया था।
जहाँ पे फिर वो आ जाती है भाई, चुपके से आ जाती है और धीरे से उसके पीछे में आ जाती है। कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी बैक रब करने के लिए आई हूँ। वैसे लाइट रहता तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आता है, इसलिए मैं लाइट ऑफ करके यहाँ पे आ गई हूँ। तुम तैयार हो ना इसके लिए? लेकिन जू को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही होती है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रुको मैं अभी शैम्पू लेके आती हूँ। लेकिन उतनी देर में क्या होता है कि जो हमारा जू है वो तो भाई पट से निकल गया था वहाँ से, और इसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि भाग गया। उसके बाद वो वापस आती है यहाँ पे रूम में और कहती है कि ये मैं पूछना चाहती हूँ, तुम कहाँ सोओगे? ऊपर सोओगे, नीचे सोओगे, कैसे कैसे सोओगे? तो वो कहता है कि जाहिर सी बात है यार, मैं बेड पे सोऊंगा, तुम चाहो वहाँ सो जाओ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आज हम लोग एक ही बेड पे सोएंगे। जू जानता था कि इसे समझाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वो कहता है ठीक है यार, जहाँ सोना है वहाँ तुम सो जाओ। तो वो तो भाई दूसरी तरफ सर करके सो गया था और कहता है अब मुझे सोने दो यार। लेकिन वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रही होती है नावरी यहाँ पे बहुत कुछ सोच लेती है। उसके बाद उसका शर्ट खींचती है और कह रही होती है कि क्या हम लोग पहले जैसा नहीं कर सकते हैं क्या, मुझे एक किस चाहिए। तो वो तुरंत ही उसे एक जोरदार किस दे देता है, बहुत ही भयंकर टाइप से, और कहती है कि हमें पहले जैसा हो जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ करना, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है और मैं रूमी को भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये कहने के बाद वो वापस से सो जाता है और नावरी भी उससे एकदम पूरी तरीके से चिपक के सो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त कहता है तो तुमने वो सब किया ना? तब जू कहता है शर्माते हुए कि नहीं, मैंने नहीं किया। तो कहता है कि तुम एक नंबर के पागल हो क्या, या जब फ्री में कोई चीज़ मिल रही होती है ना तो उसे लूट लिया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है कि उसे छोड़ दिया जाता है। मगर जू कहता है कि देखो, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी वो उसका दोस्त समझाता है मोरी कि देखो यार, नहीं हो तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मिल रहा था तुम्हें ले लेना चाहिए था, किस तो लिया था ना? तो कहता है कि हाँ मैंने किस लिया था, लेकिन मैं रूमी को धोखा नहीं दे सकता हूँ, मुझे किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वो सब कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रूमी को भुला नहीं पाया हूँ, हमारा रिलेशनशिप मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था। मोरी कहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है भाई। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसकी मॉम कह रही होती है कि देखो ना, एक नया सेंटर खुला हुआ है, हम लोग को वहाँ पे चलना चाहिए, और साथ ही साथ रूमी और नावरी के भी पेरेंट्स को बोल देना वहाँ पे चलने के लिए, वहाँ पे खाना भी मिलेगा और मस्त हम लोग थोड़ा सा स्टे भी करेंगे, बाहर सभी लोग घूम के आएंगे तो मज़ा आएगा, और उन्हें बता देना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उन लोग को भी बता दूंगा। फिर वो मैसेज करता है और अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच चुके रहते हैं। ये मतलब एक तरीके से कैफ़े जैसा ही रहता है, एक अलग टाइप का कैफ़े, काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप का कैफ़े रहता है, जहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो इनके पेरेंट्स अपना मस्त बात कर रहे होते हैं, मगर रात हो गया रहता है तो अब वो सब भी चले जाते हैं सोने के लिए और यही लोग बस बचे हुए रहते हैं। तो नाव कहती है कि तुम ये खाना चाहोगे क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे खिला देती है। रूमी कहती है कि तुम ऐसे ही दिन भर खाती रहोगी ना तो मोटी हो जाओगी, ऐसे भी तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हो। लेकिन वो कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खाने दो। अब यहाँ पे तारे देखने के लिए वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, क्योंकि आसमान में टिमटिमाते तारे काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। अब यहाँ नावरी कह रही होती है कि मुझे किसी ने बोला था कि तारों को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। क्यों जू, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? अब ये सारी बातें वो जानबूझ के कर रही होती है, क्योंकि जो रूमी है वो जू से बात कर रही थी और इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो उससे बात करे, और दोनों के बीच में भाई यहाँ पे झगड़ा हो चुका रहता है एक तरीके से। दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत कुछ बोलने लगती है। जू कह रहा होता है कि अरे ज़रा शांत हो जाओ, लेकिन फिर जो रूमी है भाई वो नहीं सुन रही होती है, और नावरी भी नहीं सुन रही होती, और वो बहुत कुछ बोल रही होती है रूमी को कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तब रूमी से रहा नहीं जाता और वो दे देती है एक ज़ोरदार चाटा। तब नावरी कहती कि मैं ये बहन बहन खेल के थक चुकी हूँ, समझी, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन नहीं समझती, और ये ले, और दे देती है भाई दोनों के बीच में। अब यहाँ पे फिर से हाथापाई होने लगती है। ये आता है बीच में उन्हें रोकने के लिए, मगर इसे ही लग जाता है। जब इसे लग जाता है तो दोनों यहाँ पे रुक जाती है और ये कह रहा था कि माफ़ करो यार, मेरी ही गलती है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, प्लीज़ तुम लोग इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो लोग कहती है कि अरे नहीं नहीं बाबू, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और जो हमारा जू है वो और भी ज़्यादा वक्त मांग रहा था, कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो तुम लोग। बस दोस्तों, इसी के साथ साथ इसका जो पूरा सीज़न है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अभी इसका नेक्स्ट सीज़न नहीं आया है तो मैं नहीं ला सकता हूँ, लेकिन तुम लोग बताना कि कैसा लगा तुम लोग को पूरा वीडियो तो तुम लोगों ने देख लिया, और यहाँ तक देखा है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर देते हो तो 100K भी पहुँचा देना भाई, जल्दी से जल्दी 100K पहुँचाओ। जितना जल्दी पहुँचाओगे उतना ज़्यादा बेहतरीन है, मैं तुम लोग के लिए लेके आऊँगा। और भी तुम लोगों को कोई रिकमेंडेशन है तो तुम लोग वो भी बता सकते हो कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर तुम लोग कोई पार्ट या कोई चीज़ अच्छी लगी है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना। ऐसा नहीं, तुम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हो कि देख लेते हो और देखने में इतने मगन हो जाते हो कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। वीडियो हमेशा देखते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो, और नए हो तो ज़रूर करना।